पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि वुडोज को बचाने के लिए सियोन, लिम और होंग्यो को भेजा जाता है, जहां पर सियोन की फाइट गोस्ट से हो जाती है और होंग्यो बाकी के मेंबर्स को बचाने के लिए जाता है। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि हमें वेयर हाउस का सीन दिखाया है, जहाँ पर होंग्यो के द्वारा छुड़ाए गए दो गुडोज मेंबर यूरोन के मेंबर से फाइट कर रहे होते हैं। तभी एक गुड्डो मेंबर बोलता है कि तुम थोड़ा धीरे मारो वरना बाहर खड़े गार्ड्स को पता लग जाएगा। तब गुड्डोज का वो टकला मेंबर बोलता है कि हाँ सही बात है। तब गुड्डोज का दूसरा मेंबर बोलता है कि ब्रदर वहाँ देखो, और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर गुड्डोज का लाल बालों वाला 7th मेंबर होता है, जिसका नाम चोएन गुआंगपाल होता है। अब से हम उसको गुआंगपाल बोलकर कहेंगे। तो टकला मेंबर उसके पास जाकर बोलता है कि गुआंगपाल अपने आप को संभालो। वे सभी सोच रहे होते हैं कि ये मर गया है और टेंशन में आकर उसका बार बार नाम पुकारा जा रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि वो थोड़ी देर बाद खराटे लेने लगा और वे सोचते हैं कि ये तो सो रहा है। अब टकला मेंबर बोलता है कि अब चुपके चुपके से मारने का क्या फ़ायदा, इसलिए खराटे लेकर सभी को बता दिया कि हम यहाँ पर हैं। तब वह गुड्डोज का दूसरा मेंबर बोलता है कि पहले इसको जगाओ। टकला मेंबर उसको जगाते हुए बोलता है कि जल्दी से उठो। तब हमें दिखाया जाता है कि गुआंगपाल उठ जाता है और वह दूसरा मेंबर बोलता है कि अभी सिर्फ डॉग बे ही बचा है, उसको रेस्क्यू करने के लिए स्टेशन गया है। वह होंग्यो को दिखाया जाता है, जो कहता है कि एक्सक्यूज मी सर गुड्डो, प्रॉब्लम हो गई है। अब हमें दिखाया जाता है कि होंग्यो डॉगबे को अपने पीठ पर बिठाकर ला रहा होता है और कहता है कि ये सांसें धीरे धीरे ले रहा है, साथ लिम भी आया हुआ है। अब हमें लिम को दिखाया जाता है, जो कहता है कि हमें बॉस को कांटेक्ट करना चाहिए और यहाँ से जल्दी चलना चाहिए। अब हमें यहाँ पर एक गाड़ी आती हुई दिखाई जाती है। अब कार से एक बंदा निकलता है और कहता है कि मुझे फीलिंग थी कि तुम लोग यहाँ पर आओगे, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम चूहों की तरह यहाँ पर घूमते फिरोगे। वो बंदा और कोई नहीं रियो होता है और हाथ में नकल्स पहनकर उनकी तरफ बढ़ता है। अब सीन कट होता है और सियोन और गोश्त की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर गोश्त क्रीपी सा पेज बनाकर कहता है कि इसको और ज़्यादा फन बनाओ। अब सीन कट होता है और हमें 5 साल पहले का पार्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सियोन किसी अड्डे पर जाकर उनके सभी मेंबर्स को मार रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वह सभी को एक के बाद चाकू से मारा जा रहा था। अब वह एक लास्ट बंदे को मारकर एक रूम में घुस जाता है और वहाँ पर एक बेटा बंदा बोलता है कि तुझे मेरे आदमियों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें बैठ कर ये बात सुलझा सकते हैं। और हमें बताया जाता है कि उसका नाम यंग जोंगपाल होता है और वह मिलिट्री के सामानों को इसमें लिंक करता है। नॉर्थ के सामान को साउथ कोरिया में भेजा जाता है और साउथ कोरिया सामान को नॉर्थ कोरिया में भेजता है। बंदा बोलता है कि तुम्हें किसने भेजा, नॉर्थ ने या साउथ ने, तो डील नहीं कर सकते। अब हमें देखा जाता है कि वो ड्रॉअर से एक गन निकालता है और कहता है कि तुम किसी भी साइड से आए हो, मुझे पता है कि तुम्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो हंसता हुआ सियोन के ऊपर गन तान देता है, लेकिन सियोन अपने वायर वेपन से उसका हाथ काट देता है। दिखाया जाता है कि वो बंदा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। इस बंदे का गैंग का नाम 2 आर्म्स होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि सियोन बोलता है कि 2 आर्म्स एक वार्निंग है। सियोन अपने चाकू को स्पिन करते हुए दिखाया जाता है और कहता है कि तो 1 पाई पर फोकस करो, तुम है ना 2 पाइस के बीच में अंगुली फंसा रहे हो। सियोन उसका एक हाथ काटने के बाद बोलता है कि अब तो अपने आप को 2 आर्म्स नहीं खोगी अभी भी, तुम्हें नहीं लगता। अब हमें दिखाया जाता है कि सियोन उस बिल्डिंग के बाहर आ जाता है और मैनेजर को कहता है कि मैंने उसका निकनेम चेंज कर दिया है, उसको अब वह नारू कहेंगे। मैनेजर बोलता है क्या तुमने उसे जिंदा छोड़ा। सियोन बोलते हैं क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। अब मैनेजर को दिखाया जाता है, जो कहता है कि हमें कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहिए। अब सियोन बोला कि मुझे बोला गया था कि मुझे उसे वो सिर्फ वार्न करना है, क्या मुझे उसे मारना चाहिए था। अब मैनेजर को दिखाया जाता है और कहते हैं कि वो सब कुछ तो हम डॉक्यूमेंट्स में फिल करते हैं, लेकिन अगर सबूत को मिटा दें तो हम सेफ रहेंगे। अब सियोन को दिखाया जाता है, जो कहते हैं कि द सेफ साइड। मैनेजर बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे नज़रिया का पता है, लेकिन ये एक तरह का मिशन है, मुझे तुम्हारे से यही एक्सपेक्ट थी। आखिरकार तुम गोश्त स्क्वाड्रन के हेड जो थे ठहरे। अब मैनेजर बोलते हैं कि हायर उफ्स को इस स्क्वाड के बारे में पता नहीं है, लेकिन तुम और तुम्हारे लोगों को इसके रोल के इम्पोर्टेंस तो पता है। सियोन हमें जवाब देता है। अब मैनेजर बोलते हैं कि अगले टाइम कोई भी एविडेंस मत छोड़ना। सियोन हमें जवाब देता है। सीन कट होता है और हमें वापस से गोश्त और सियोन की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर सियोन बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें ये मजाक लग रहा है। तब गोश्त बोलता है कि हाँ। तो हमें दिखाया जाता है कि सियोन एक लो किक मारता है, जिससे गोश्त नीचे गिरने वाला होता है। तभी सियोन उसके ऊपर चाकू से हमला करता है, लेकिन गोश्त उसको डॉज कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि गोश्त उसके ऊपर एक किक मारता है, लेकिन
शियोन उसके पैर को पकड़ लेता है और उसके पैर पर अटैक कर देता है, लेकिन गोश्त उसको बचाने के लिए पैर को पीछे हटा लेता है। अब गोश्त सोचता है कि अगर मैं 1 सेकंड के लिए भी लेट होता तो मैं अपने पैर को गवा देता, और शियोन की तरफ देखकर बोलता है कि आखिरकार ये कौन है। अब शियोन के ईयरबड्स में आवाज़ आती है कि हमारी तरफ कुछ प्रॉब्लम हो गया है, प्लीज़ यहाँ पर जल्दी आओ। शियोन अपने मन में सोचता है कि क्या हमारे बारे में पता चल गया, मुझे नहीं लगता था कि ये इतना ईजी होगा। अब वह शियोन को दिखा देता है जो गोश्त को बोल रहा होता है कि आज के लिए इतना ही, इस फाइट को अगली बार कंटिन्यू करेंगे। तब गोश्त बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन गोश्त एक कदम भी आगे बढ़ा नहीं पा रहा है क्योंकि उसके पैर पर चोट लगी हुई थी। बस गोश्त उसको गाली दे रहा होता है और कुछ भी नहीं कर पाता। तो हमें दिखाया जाता है कि शियोन वहाँ से चला जाता है, सीन कट होता है और वापस से रियो को दिखाया जाता है। अब रियो बोल रहा होता है कि मैंने सोचा कि तुम लोग एकदम फुल तैयारी के साथ अटैक करोगे, लेकिन मुझे यहाँ पर क्या मिला, बस ये कुछ अच्छे दिखने वाले लड़के। और हैंग्यो की तरफ देखकर बोलता है कि और तुम कौन हो। तो हैंग्यो को दिखाया जाता है जो रोने वाला चेहरा बनाकर बोलता है कि तुम नहीं जानते, और कहता है कि अच्छा है कि तुम नहीं जानो। तो बोलता है कि इन मजाक को छोड़ो और तुम यहाँ से नहीं जाने वाले हो, वो भी जिंदा। और हमें लिम को दिखाया जाता है जो फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। अब हमें शियोन को दिखाया जाता है जो एकदम फुल स्पीड में आकर लिम को कहता है कि तुम वहीं पर रुको, और हमें दिखाया जाता है कि शियोन उछल कर रियो के पीछे आ जाता है और उसके गले में वायर को लपेट देता है। अब रियो उसको एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन शियोन उसके गले में वायर होती है उसको खींच लेता है। शियोन कहता है कि हमेशा की तरह तुम पहले मुक्के मारते हो, ये तुम्हारी बहुत बुरी हैबिट है जो तुम्हें आज मार डालेगी। अब हमें दिखाया जाता है कि रियो स्ट्रगल कर रहा होता है अपनी जान को बचाने के लिए। शियोन वायर से रियो का गला पकड़ रखा था। यह देख कर रियो बोलता है कि यह क्या चीज़ है। तब शियोन बोलता है कि तुम आज अपने आप को अनलक्की समझो, क्योंकि आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब हमें दिखाया जाता है कि रियो अपने आप को बचाने के लिए एल्बो से अटैक करता है, जहाँ शियोन ये देख कर डॉज करते हैं उसे वापस से पकड़ लेता है। अब हमें ग्योरों के मेंबर दिखाए जाते हैं जहाँ पर ये सब कुछ देखकर वो परेशान हो रहे थे। अब शियोन बोलता है कि तुम उस जगह से हिलोगे तो मैं इसे मार दूंगा। अब शियोन लिम की तरफ देखकर बोलता है कि पेरोट जो घायल है उन्हें बाहर निकालो। ये सब कुछ देखकर ह्यूंगी सोचता है कि ये कितना पागलपन है, ग्योरों का बॉस रियो इतने जल्दी हार मान गया। टेंशन है इस जैसे बंदे को कहाँ से पकड़ कर लाया है। अब शियोन को दिखाया जाता है जहाँ शियोन बोलता है कि इस सिचुएशन में लोग ऐसे बोलते हैं कि जल्दी रास्ता बनाओ वरना तुम्हारे बॉस को कुत्ते की तरह मार दूंगा। अब हमें मैनेजर जेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो शियोन के पीछे आ जाते हैं और अटैक कर देते हैं, जहाँ शियोन उसको डॉज करता है। अब मैनेजर जेंग बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। अब शियोन मैनेजर जेंग पर हमला कर देता है, जहाँ मैनेजर जेंग उसके हमलों को डॉज कर देता है और कहते हैं कि तुम्हारे मुँह कितने प्रेडिक्टेबल है, और उसको एक नी किक मारते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि शियोन को बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। ये देखकर मैनेजर जेंग बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, ये वही जगह ना जहाँ पर तुझको गोली लगी थी, और कहता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा शियोन, अगर तुम जिंदा हो और यहाँ पर हो तो बहुत सारी बातें क्लियर हो गई। तो इसका मतलब टेंशन का बॉस भैया कैसे है। और ये कहकर मैनेजर जेंग शियोन के हाथ पर एक चाकू मार देता है। अब मैनेजर जेंग गुड्डो जिम के मेंबर्स को कहता है कि हिलना मत टेंशन, मैं तुम सबको सिखाऊंगा कि हॉस्टेज को कैसे यूज किया जाता है, तो उन्हें मारने का धमकी नहीं बल्कि उन्हें करके दिखाओ। अब रियो को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। अब मैनेजर जेंग बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि काम का अधूरा मत छोड़ो और जो भी एविडेंस हो उन्हें मिटा दो। अब हमें दिखाया जाता है कि रियो शियोन के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे शियोन नीचे गिर जाता है, और हमें दिखाया जाता है कि रियो उसे मारने वाला होता है और कहता है कि तुम वही हो ना जो पहले आए थे, अब इसे ब्लो करके दिखाओ। अब हमें दिखाया जाता है कि रियो शियोन के ऊपर अटैक किया जा रहा था और कहता है कि पहले की तरह अब बातें करो। अब हमें रियो को दिखाया जाता है जो उसे मारने वाला होता है और कहता है कि अपने लक को देखो अब, लेकिन शियोन उसके हाथ को पकड़कर डॉज कर लेता है और उसका सर पकड़कर ज़मीन पर बिठा देता है। अब शियोन रियो को खड़ा कर उसके गाल पर चाकू रख देता है और कहता है कि ए तुझे तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। अब हमें दिखाया जाता है कि शियोन उसके आंखों तक उसे काट देता है और मैनेजर जेंग की तरफ देखकर बोलता है कि मैंने धमकी नहीं करके दिखाया, तुमने तो बोला था, कैसा लगा ये सब कुछ। अब रियो बोलता है कि मेरी आंखें, उसे गाली देने लगता है। अब शियोन मैनेजर जेंग की तरफ देखकर बोलता है कि अगर तुम समझ गए तो रास्ता बना दो, वरना अगले टाइम मैं इसे मार दूंगा।
अब मैनेजर जेंग को दिखा देता है जो कहता है कि इसे मार दो, हमें वैसे भी इसके जैसे यूजलेस बंदे की ज़रूरत नहीं है। अब मैनेजर जेंग ग्योरेंग के बंदों को कहता है कि तुम क्या लोग कर रहे हो, जाके उनसे लड़ो, लेकिन ग्योरेंग के बंदे वहीं खड़े होते हैं। अब शिवन बोलता है कि वे लड़ना नहीं चाहते हैं, लगता है कि मैनेजर जेंग को गैंगस्टर के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता। अब शिवन बोलता है कि मैंने सुना है कि गैंगस्टर की दुनिया सोल्जर्स की दुनिया से अलग होती है, तुम अकेले ताकत से ही बॉस नहीं बन सकते, बॉस इसलिए बना जाता है क्योंकि वो लोग उन्हें चुनते हैं। अब शिवन को दिखाया देता है जो कहते हैं अगर तो हम गैंगस्टर से पंगा लोगे तुम कोई भी कसर मत छोड़ना, यहाँ के रूल्स अलग होते हैं बाहर की दुनिया से। अब मैनेजर जेंग कहते हैं कि रूल्स कैसे रूल्स, तुम इमोशंस को रूल्स कहते हो, इसीलिए तुम जैसे बच्चे मेस क्रिएट कर देते हैं। अब मैनेजर जेंग सोचता है कि अगर हम रिव्यू को यहाँ पर खो देते हैं तो ग्योरोंग के ऊपर का हमारा कंट्रोल चला जाएगा। मैंने सोचा नहीं था कि ग्योरोंग के मेंबर बॉस के लिए इतने वफादार होंगे। अब मैनेजर जेंग बोलते हैं कि इसको छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, और मैं इस रोल को लास्ट बार मानता हूँ। अब रिव्यू को दिखा देता है जिसके आँख के ऊपर एक स्कार बना दिया जाता है और कहता है कि प्रेसिडेंट रियो हम बाद में बात करेंगे। अब शिवन बोलता है कि हम रियो को जाने देंगे लेकिन हमारी सेफ्टी को गारंटी होगी, तुम लोग हमारा फॉलो नहीं करोगे। अब रियो को दिखा देता है जो शिवन को गाली देने लगता है, लेकिन शिवन बोलता है कि तुम जैसे बच्चों हो, लेकिन शिवन बोलता है कि अगली बार तुम मिलोगे तो मैं तुम्हारी आँखें सच में निकाल दूंगा, कोशिश करना है कि तब तक मरो ना। अब हमें दिखाया जाता है कि शिवन उसे छोड़ देता है, लेकिन उसे मारने के लिए रियो पीछे की तरफ मुड़ता है, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। अब हमें दिखाया जाता है कि रियो के गले और आंखों पर चोट लगी होती है और टेस्टों गाली देने लगता है और कहता है कि मैं इन सबको मार दूंगा, जो चाहे कुछ भी हो, चाहे प्रोज हो या फिर और कोई। अब मैनेजर जेंग बोलते हैं कि प्रेसिडेंट रियो मुझे लगता है कि हमें कुछ बातों को क्लियर कर देनी चाहिए। अब हमें रियो को दिखाया देता है जो हंसते हुए बोलता है कि बहुत अच्छी टाइमिंग है, और वो अपने नकल्स को दिखाते हुए कहता है कि मैं यही सोच रहा था। अब सीन कट होता है और गुड्डोज और टेसन के मेंबर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर चोय चिनो और बेया के सु आ जाते हैं। चोय चिनो और डॉगबे को देखकर कहते हैं कि इसको क्या हुआ, और वो टकला मेंबर बोलता है कि डॉगबे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, हमें जल्दी ही हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब शिवन को दिखाया जाता है जो बेया गसु को हेलो बोलता है। अब सीन कट होता है और गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल की तरफ जा रहे होते हैं। तब डॉग से गुड्डोज का 9th मेंबर माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इस तरह से हो जाएगा। तब डॉग बोलता है कि तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो। अब गुड्डोज 9th मेंबर बोलता है कि मेरे इस पागलपन की वजह से तुम और बाकी लोगों को क्या क्या भुगतना पड़ा। अब डॉग बोलता है कि तुम माफ़ी मांग रहे हो तो यंग मास्टर से मांगो, हमसे नहीं। अगर यंग मास्टर तुझे माफ़ कर देंगे तो हम भी माफ़ कर देंगे। अब गुड्डोज का 9th मेंबर बोलता है कि मेरी वजह से ही ये लेक नीचे गिरा है, अब मैं अपना मुँह यंग मास्टर कैसे दिखा सकता हूँ। अब डॉगवे बोलता है कि अगर यंग मास्टर तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे तो मैं तुम्हारे लिए उनसे माफ़ी मांगूंगा। चलो चलते हैं यंग मास्टर के पास और उन्हें माफ़ी के लिए पूछते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि डॉगवे कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। अब गुड्डोज का 9th मेंबर डॉगबे को देख कर रोने लगता है और कहता है कि हाँ चलो उनके पास। अब सीन कट होता है और रियो और मैनेजर जेंग को दिखाता है जहाँ पर मैनेजर जेंग बोलते हैं कि प्रेसिडेंट रियो तुम्हारे पंच इतने भी पूरे नहीं है। अब हमें दिखाया जाता है कि रियो नीचे बैठा होता है और मैनेजर जेंग उनके बालों को पकड़ कर कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है। टेसन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा गाली निकालते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कुत्ते। अब हमें भैया के सूर और गुड्डोज के मेंबर्स को बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ पर एक दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि तुमने येले को धोखा दिया है और तुमने अपने कॉमरेड्स और फ्रेंड्स को भी मार दिया। में दिखाया जाता है कि गुड्डोज के 9th मेंबर को कोई पीट रहा होता है और बोलता है कि तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो। अब हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि गुड्डोज का 4th मेंबर होता है जिसका नाम गुआंगपाल होता है। वह बोलता है कि तुम्हें तो भाग जाना चाहिए था, तुम यहाँ पर वापस क्यों आए। अब वहाँ पर चोय चिनो आकर बोलते हैं कि रुक जाओ। अब हमें गुआंगपाल को गुस्से में दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि चोय चिनो ब्रदर मुझे इस कचरे से निपटने दो। तब चोय चिनो बोलता है कि मैंने कहा ना रुक जाओ, इसका जजमेंट सिर्फ बॉस ही करेंगे। अब हमें ली को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ सोच रहा होता है और गुआंगपाल बोलता है कि यंग मास्टर को अपने हाथ गंदे नहीं करने दूंगा, इसके तो टुकड़े मैं ही करूँगा। अब हमें यीशु को दिखाया जाता है जहाँ पर यीशु बोलता है कि टेसन तुम्हारे डिसीजन के बीच में नहीं आएगा क्योंकि टेसन का तुम्हारे इस मामले में कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसकी वजह से हमें कुछ मुश्किलें हुई। यीशु ली के पास आकर बोलता है कि आखिरकार धोखा एक सीरियस मैटर है और उसको चाकू देता है
और इसका फैसले का डिसीजन तुम्हारा ही होगा प्रेसिडेंट। अब येसु गुड्डोज के मेंबर कहता है कि तुम शांत हो जाओ, आखिरकार ये मैटर इसको मारने से कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। अब येसु ग्वांगपाल के आकर बोलता है कि यहाँ पर कुछ भी सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब चोइचिनो और ग्वांगपाल ली की तरफ देखते हैं, जहाँ ली बोलता है कि जजमेंट इसने धोखा इसलिए दिया क्योंकि मेरे अंदर कुछ खामियां है। तब चोइचिनो बोलता है कि ऐसी कुछ भी बात नहीं है प्रेसिडेंट। ली खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैंने डिसाइड किया है कि इसको माफ़ कर दूंगा और ग्यूचोंग को हमारे बीच वापस शामिल कर लिया जाएगा। अब हमें ली को ग्यूचोंग के पास चाकू लेकर आते हुए दिखा देता है, जहाँ पर वो कहता है कि ये तो सिर्फ मेरा ओल्ड वर्जन कहता है। अब ली अपना सिर पकड़ता है और कहता है कि माफ़ कर देना और इसे वापस लेना। लोगों को माफ़ कर देना, इसी माइंड सेट की वजह से लोग भी मर गया। लेकिन आज मैं प्रेसिडेंट ली की तरह जजमेंट नहीं करूँगा, बल्कि येले की तरह जज करूँगा। अब ली चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि वो उसे मारता नहीं और आगे चला जाता है, जहाँ पर ग्यूचोंग बोलता है कि क्यों तूने मुझे जिंदा छोड़ा है? मैंने आपको धोखा दिया है यंग मास्टर, मेरी वजह से डॉग भी मर गया, तो मुझे मार दो प्लीज़। ली चाकू दिखाते हुए बोलता है कि येले का डायरेक्शन अब डिसाइड हो गया है, मैं फिर से बनाऊंगा। नहीं, मैं इसको बनाकर ही रहूँगा। आज के बाद में यही एक मेरा मकसद है। मैं इस ब्लेड से तुम जैसे डॉग रिवाज को नहीं काटना चाहूँगा। सो आज के बाद हैं तो हमारे रास्ते में कभी नहीं मत आना। अब ली वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि तुम ना तो येले और नई गुड्डोज के मेंबर है, अगर हम तुम्हारा खून यहाँ पर बहा देंगे तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अब ली सैड चेहरा बना लेता है और कहता है कि मैं कितना बेकार इंसान हूँ, मुझे अंदर से कितना बुरा फील हो रहा है। तब चोइचिनो बोलता है कि ये एकदम से सही है, आपने जो आज किया वो प्रेसिडेंट ली सुंगवे नहीं कर सकते हैं, ये लेख अब आपका है। तब ली उसकी तरफ बोलता है कि मेरा ये लेख। तब चोइचिनो बोलता है कि आपका डिसीजन और आपका एक्शन एकदम सही है, जो एकदम ये लेख के विल को रिफ्लेक्ट करता है। ये एकदम से सही होगा कि आप अपना ये लेख बनाना चाहते हो। अब सीन कट आता है और स्टेशन के हेडक्वार्टर का हेलीपैड दिखाया होता है, जहाँ पर येसु अपना सिगरेट निकालता है। अब हमें सेक्रेटरी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो बोलती है कि इसे यूज करो। तब ये देखकर येसु बोलता है कि थैंक यू, मुझे याद भी नहीं है कि मैंने अपना लाइटर कहाँ खो दिया। इस लाइटर के साथ क्या मैटर है, तुम तो सिगरेट पीते भी नहीं हो। सेक्रेटरी बोलती है कि ये लाइटर प्रेसिडेंट बैक योंग का है, मिस्टर बैक येसु। अब येसु बोलता है कि बैक येसु, हाँ यही मेरा नाम है, मुझे काफ़ी दिन हो गए मैंने अपना रियल नाम सुने हुए। मुझे बहुत सारे लोग बैक योंग बोल कर कहते हैं, जो इसकी आदत हो गई मुझे। मैं इसके बारे में हमेशा से सोचता हूँ और मैं अपना रिवेंज लेने के लिए बैक योंग की तरह एक्ट भी करता हूँ। बैक योंग यहाँ पर क्या एक्ट करता, अगर वो यहाँ पर होता तो वो क्या बोलता? हाँ, मेरे अंगुलियों के बीच जो सिगरेट है इसका थैंक्स तो मिल जाता है। अगर मेरे ब्रदर मुझे इस तरह से देखता तो मेरा ब्रदर क्या कहता? तब सेक्रेटरी बोलती है कि वो इतना खुश नहीं होते, लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि वो ये कहते, क्या तुम मेरे सच में ट्विन ब्रदर हो? तुम्हारे और मेरे बीच एक ही चीज़ सिमिलर है, वो भी पर्सनैलिटी। अब सेक्रेटरी बोलती है कि कुछ इस तरह से कहते। अब बैक येसु बोलता है कि हाँ, बैक योंग इसी तरह कहते हैं। अब सेक्रेटरी उसे देखकर बैक योंग की झलक दिखाई जाती है, जहाँ पर वो बोलने वाली होती है कि डायरेक्टर बैक योंग। लेकिन पीछे से गुड्डोज के मेंबर आते हैं और कहते हैं कि तो आप यहाँ पर हो बैक योंग। अब हमें ली और चोइचिनो का दिखाया जाता है, जहाँ पर वह ऊपर हेलीपैड पे आ जाते हैं। अब बैक येसु बोलता है कि प्रेसिडेंट ली, आप यहाँ पर आ गए, क्या ये चाकू आपके कुछ यूजफुल रहा? तब ली उसे ब्लेड देकर बोलता है कि हाँ, ये काफ़ी शार्प ब्लेड है, लेकिन उन दो अगलेपन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है। बैक येसु वो चाकू लेकर बोलता है कि इसका मतलब तुमने वो मैटर सॉल्व कर दिया। अब बैक येसु बोलता है कि चलो अब बिजनेस की बात करते हैं। तब चोइचिनो बोलता है कि बीच में बोलने के लिए मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ पूछना चाहता हूँ डायरेक्टर बैक योंग। मैं यहाँ पर आने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछा था, क्या मुझे वो उसका आंसर दे सकते हो? तब ली उसकी तरफ देखकर बोलता है कि क्वेश्चन। वह प्लेस बैग दिखाया था, जहाँ पर चोइचिनो उसको पूछ रहा होता है कि आपका ट्रू मोटिव क्या है ये ले को यूज करके। अब बैक येसु बोलता है कि मुझे इसका आंसर देना है। बैक येसु बोलता है कि मिस्टर चोइचिनो, मैं आपको एक बात कन्फर्म कर देता हूँ, एक टाइम पर सियोल के अंडरवर्ल्ड पर येले का पूरा कंट्रोल था, ये बात सही है? तब चोइचिनो बोलता है कि हाँ, ये पास्ट की बात है। तो आपको याद होगा कि येले ने एवरीडे कितना मनी बनाया होगा। तब चोइचिनो बोलते हैं कि ये बात 15 साल पुरानी है, लेकिन मुझे कुछ याद है। आपने ये क्यों पूछा?
अब भैया कसु बोलता है कि तब तो इतने सारे पैसे को कोई ना कोई लेना चाहता होगा, सही बात है ना। तब चोइचनो बोलते हैं डायरेक्टर बयाक्योंग, आप क्या बात करना चाहते हो। अब बयागसु को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पीछे पूरा सियोल दिखाया जाता है। अब बयागसु बोलता है कि द एपेक्स ऑफ सियोल, इस पोजीशन को पाने के लिए सिर्फ गैंगस्टर ही नहीं बल्कि। तब चोइचनो बोलते हैं कि तुम्हारा क्या मतलब है। तब बयागसु बोलता है कि क्रिमिनल ग्रुप जो सियोल में है उनमें गवर्नमेंट भी मर्ज हो रही है और इसी वजह से उनके बिजनेस राइट्स जो ग्रुप एजेंट ला रहे हैं उन्हें रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इन इवेंट्स के सीरीज के पीछे एक आदमी का हाथ है, वो है मैनेजर जेंग। इस प्लान का नाम है प्रोजेक्ट वन साइन। चोइचनो बोलता है कि जो डाटा हमें तो उन्हों से मिला था वही। अब बयागसु बोलता है कि हाँ वही। अब चोइचनो ली की तरफ देखने लगता है। तब बयागसु बोलता है कि अपने गुड्डोज को बताने में इतनी मुश्किल हो रही है। अब चोइचनो बोलता है कि तब डायरेक्टर बयाक्योंग, आपका एग्जैक्टली क्या गोल है। अब बयागसु बोलता है कि मेरा गोल ये इतना भी खास नहीं है। अब बयागसु हंसते हुए बोलता है कि मेरा जस्सा ठग कोई जस्टिस और फाइटिंग करने के लिए नहीं लड़ रहा है। अगर मैं हॉनेस्टली से बताऊँ तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि सियोल के ऊपर किसका राज हो, कि मैनेजर जेंग जैसे चाहते हैं मैं वैसा नहीं होने दे सकता। इस इश्यू को सॉल्व करना ही मेरे लिए यही बड़ी बात है, और दूसरी भाषा में समझाऊँ तो यही मेरा रिवेंज है। और चोइचनो बोलता है कि मैनेजर जेंग को रोकना ही तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। तब बयागसु बोलता है कि हाँ काफ़ी है, क्योंकि उसने मेरी फैमिली को छीना है। यह गोल मुझे हासिल हो जाए तो मैं सियोल तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। और हाँ, इस बात को छोड़ो, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तब ली बोलता है कि किससे मिलवाना चाहते हो। तो बयागसु बोलता है कि ये सही टाइम नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे मिलो। अब हमें दिखाया जाता है कि एक पेशेंट बेड पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। अब बयागसु बोलता है कि मैं सोच रहा था कि मैं इतना ही नाटक कर सकता हूँ आप लोगों के सामने। ली का हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे ग्योरोंग के मेंबर होते हैं। अब वहाँ पर एक गाड़ी आती है और उसमें से पुलिस चीफ निकलता है और कहता है कि ये क्या है, यहाँ पर कोई भूत घूम रहा है और ग्योरोंग के बंदे यहाँ ली के हाउस में क्या कर रहे हैं। अब मैनेजर जेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो ड्रिंक ले रहे होते हैं और वहाँ पर एक बंदा आकर बोलता है कि पुलिस चीफ आ गए, उनका क्या करना है। तब मैनेजर जेंग बोलते हैं कि उसको अंदर भेज दो। अब पुलिस चीफ बोलता है कि ये क्या हो रहा है, पुलिस चीफ यहाँ आ गई, हमें क्या करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए था। क्या तुम्हें पुलिस चीफ एक बिग डील नहीं लगती। अब पुलिस चीफ मैनेजर जेंग के पास वेटर को बोलते हैं कि इन गैंगस्टरों को क्या हुआ है, वे पुलिस को देखकर डर भी नहीं रहे। तब मैनेजर जेंग बोलते हैं कि वो एक सिक्योरिटी फोर्स की तरह है और यहाँ पर आराम से बैठ जाओ। अब पुलिस चीफ एक बंदे को देखकर बोलता है कि एक मिनट रुको, ये कौन है, मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं रियो होता है। तब पुलिस चीफ बोलता है कि क्या तुम रियो हो, तुम तो बहुत ज़्यादा अलग दिख रहे हो जैसा मैंने सोचा था। अब पुलिस चीफ बोलता है कि मैं तुम्हारे गुस्से को देख सकता हूँ और तुम्हारे चेहरे पर जो स्कार्स हैं उन्हें भी। अब रियो गुस्से में बोलता है कि यूजुअली मैं ऐसे कमेंट सुनकर तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, क्या तुम्हें भी ऐसे स्क्रैच चाहिए। अब पुलिस चीफ अपना चश्मा निकाल कर बोलता है कि मैनेजर जेंग, क्या ये सब कुछ सही है। देखने से लगता है कि हमें कुछ गलत बंदे पकड़े हैं, मैं स्टार्ट करने से पहले कुछ बातों को क्लियर कर देना चाहिए। अब मैनेजर जेंग बोलते हैं कि क्या तुम्हें गैंगस्टर के साथ वर्क नहीं करना। तब पुलिस चीफ बोलते हैं कि हम किसी के साथ ऐसे हाथ कैसे मिला सकते हैं जिसको दाएं और बाएं का पता है नहीं। अब मैनेजर जेंग गुस्से में बोलता है कि तब चले जाओ, मुझे याद है कि मैंने तुझे कुछ बोला था, क्या तुम उसे भूल गए। हमने यहाँ पर ये मीटिंग इसलिए नहीं रखी ताकि हम फ्रेंड्स बना सकें, क्या तुम्हें ये नहीं लगता ये कोई ट्रेडिशन नहीं है फाइट करने का। और हाँ, ये इसके बारे में नहीं है कि हमें ऊपर चढ़ने के लिए किसी के जूते चाटने पड़े। अब मैनेजर जेंग ड्रिंक बनाता है और कहता है कि मैं अब दोबारा से रिपीट नहीं करूँगा, इन फालतू बातों को छोड़ो और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो। चलो अब बिजनेस के बारे में बात करते हैं। अब तीनों को दिखाया जाता है जहाँ पर मैनेजर जेंग बोलते हैं कि पहले किसी डिस्ट्रॉय करें। अब सीन कट आता है और ली और चोइचनो को दिखाया जाता है जहाँ पर ली डॉगबे को याद करता है। अब फास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली एक छोटा बच्चा होता है और डॉगबे के ऊपर बैठा होता है और कहता है कि अंकल आप सबसे ओल्डेस्ट हो। तब डॉगबे बोलता है कि मुझे माफ़ करना है लेकिन मैं सबसे यंगेस्ट हूँ। अब ली बोलता है कि आप सबसे बड़े हो। अंकल चोइचनो ने बताया था कि जो सबसे बूढ़ा होता है वह सबसे लंबा होता है। अगर चोइचनो ब्रदर ने बताया होगा तब तो ये सही है। अब ली बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि मैं जल्दी से बड़ा हूँ और आपसे भी लंबा हो जाऊँ। अब दूसरा गुड्डा मेंबर आकर बोलता है कि अगर आप बड़े हो गए तो आप इसकी तरह थक जाओगे।
अब डॉग भी उसे देखकर बोलता है कि ब्रदर गुड मॉर्निंग। अब ली बोलता है कि इतनी बड़ी बातें कहाँ से आ रहे हो, आप तो डॉग बे से भी छोटे हो। और डॉग बे की तरफ देखकर बोलता है कि आपको तो बॉस होना चाहिए, बॉस हाइट के द्वारा चुने जाते हैं। अब दूसरा मेंबर हंसते हुए बोलता है कि हाँ डॉग बे गुड ब्रदर। अब डॉग बे घबरा जाता है और कहता है कि यंग मास्टर आप क्या बोल रहे हो। अब ली हंसता हुआ दिखाया जाता है। अब सीन कट होता है और प्रचंड का सीन दिखाया जाता है। अब ली बोलता है कि मुझे ये सब क्यों याद आ रहा है, और एंड में मैं उनके जैसा लंबा भी नहीं हो पाया। आपको जिंदा होना चाहिए था जब तक मैं आपसे बड़ा न हो जाता। अब ली को रोते हुए दिखाया जाता है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे लंबा होऊंगा, लेकिन आप इतने छोटे कैसे बन गए। अब सीन कट होता है और बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यीशु खड़ा होकर सिगरेट पी रहा होता है। तभी वहाँ पर ली और चोय चिनो आ जाते हैं। चोय चिनो देखकर बोलता है कि आप यहाँ पर आ गए डायरेक्टर बयाक्योंग। तब बयागसु बोलता है कि मैं अंदर जाने की सोच रहा था, लेकिन मुझे सही टाइम नहीं लगा। मुझे खुद पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी हो रही है, मुझे वहाँ पर थोड़ा और जल्दी पूछना चाहिए था। तब चोय चिनो बोलते हैं कि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, डायरेक्टर बयाक्योंग। अब ली अपना सर झुकाकर बोलता है कि थैंक यू टेसन, और हम ये लोग आपके बहुत ज़्यादा बड़े कर्जदार हैं। प्लीज़ आप इस बात पर अपने आप को शर्मिंदा मत होने देना। आपने जो हमारे लिए किया वो उसके सामने एक स्मॉल सेक्रीफाइस है। अब ली और चोय चिनो दोनों इसे झुककर बोलते हैं कि थैंक यू वंस अगेन टाइसन। अब बयागसु ली के कंधे पर हाथ रखकर बोलता है कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, आप हमारे प्रेसिडेंट हो कि नहीं हो। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर आप इस तरह से सर झुकाकर खड़े होंगे और अपने सारे दुख को फेंक दो और वापस से खड़े हो जाओ। और मुझे यकीन है कि मिस्टर डॉग बे भी यही चाहते होंगे। अब ली बोलता है कि हाँ वो मुझसे यही चाहते हैं। अब बयागसु बोरिस को बाहर निकालते हुए बोलता है कि ये बंदा आपके साथ हर टाइम रहेगा, क्योंकि आपकी सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी है। क्या ये गुडोज के लिए फिट नहीं है। अब सीन कट होता है और गेरों का होटल दिखाई देता है जहाँ पर रियो अपने स्क्रैच को याद करके बोलता है कि हम टेसन को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं। अब मैनेजर जेंग बोलते हैं कि हाँ अगर हम ग्योरंग टेसन को मार भी देंगे तो क्या हमारे राइवल्स सिर्फ बैठ कर ये तमाशा देखेंगे। अगर तुम टेसन पर अब हमला करोगे तो किसी कोई बंदा तुम्हारे पीछे आकर तुम पर हमला कर देगा। अगर एचएसएस ने अपना मुंह नहीं जला तो क्या टैंक वैक का क्या हुआ, क्या तुम उन्हें हैंडल कर सकते हो। और हाँ उनकी तरफ एक बंदा है जिसे अभी तक कोई भी छूट नहीं पाया। अब प्लीज ये बोलता है कि अगर ऐसा हो सकता है कि ग्योरंग और टैनक्वेंग एक जगह साथ करके काम करें, मुझे लगता है कि इसके बारे में पहले हमें बात कर लेनी चाहिए। अब रियो को गुस्से में दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने मन में सोच रहा था कि ये अपना दिमाग खो चुका है। अब हमें बाद में का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा आता है। तब रियो बोलता है कि कार रेडी है। तब वो बंदा बोलता है कि प्रेसिडेंट कार तो रेडी है, लेकिन टैन जोंग ग्रुप ने अपनी मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया है। तब रियो बोलता है कि अचानक से ये क्या मजाक है। अब वो बंदा बोलता है कि हमारे सोर्स से पता चला है कि उनके पास एक गेस्ट आया हुआ है। अब हमें चाइना टाउन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बयागसु एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। एक बंदा आकर पूछता है कि प्लीज़ सीट पर बैठ जाओ, क्या आप अकेले हो। तब बयागसु बोलता है कि हाँ। अब वो बंदा बोलता है कि आप क्या लेना चाहते हो। तब बयागसु बोलता है हाँ मैंने खाना खा लिया, यहाँ पर आने से पहले मैं कुछ और चीज़ की तलाश कर रहा हूँ। अब वो बंदा बोलता है कि तुमने खाना खाने के बाद रेस्टोरेंट पे क्यों आए हो, फिर तुम तो मुझे एक बचा के बंदा लग रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। अब बयागसु बोलता है कि मुझे बस युवा से मिलना है, उन्हें सिर्फ ये बोलो कि मैं टेसन से आया हूँ। अब वो बंदा अपने पीछे चाकू निकालते बोलता है कि टेसन क्या तुम उनके लिए आए हो। हाँ मैं उन्हें बता दूंगा कि एक बंदा आया है टेसन से। लेकिन अब हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि पहले यहाँ से बाहर तो निकलो। बयागसु उस अटैक को डॉज कर देता है और उसका हाथ पकड़कर मोड़कर बोलता है कि क्या तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, मैं यहाँ पर फाइट करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर अकेला ही आया हूँ, लेकिन तुम तो इतने सारे बंदों को जमा करके रखे हो। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे गैंगस्टर होते हैं और उनमें से एक गैंगस्टर बयागसु पर हमला कर देता है और बोलता है कि इस बात को तो बंद करो। और अब हमें दिखाया जाता है कि बयागसु एक टेबल्स पर किक मारता है जिससे उस टेबल से लगकर उस बंदे का बैलेंस बिगड़ जाता है और बयागसु उसका सर पकड़कर नीचे ज़मीन पर गाड़ देता है। अब हमें सभी बंदों को दिखाया जाता है जो ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और अपना चाकू बाहर निकालते हुए उसे गाली देने लगते हैं। अब वहाँ पर एक लेडी आती है और कहती है कि यहाँ से हट जाओ, और वह लेडी बयागसु पर हमला कर देती है।
और बेयागसु उसकी स्पीड को देखकर बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी बहुत ज़्यादा स्किल होती है, पर चाकू के अटैक को बीच से मोड़कर वो दोबारा से अटैक कर देती है। अब बेयागसु सोचता है कि इसने ब्लेड के स्विंग करने के बीच में ही अपने ट्रेजेक्टरी को चेंज कर लिया। अब बेयागसु बोलता है कि क्या हम पहले मिले हुए हैं अनटचेबल। अब वो लेडी बोलती है कि मैं तुम्हारे जीभ को काट दूंगी अगर तुम साइलेंट नहीं हो। हमें बताया जाता है कि जो ये लेक के साथ वॉर हुआ था उससे गैंग्स ही नहीं बल्कि साउथ वेस्ट इलाके में रहने वाले फॉरेनर्स जिनमें हान पीपल और जोसन पीपल वहाँ पर राज करते हैं। और इतने बड़ी फाइट के बीच में इस खून भरी बैटलफील्ड में एक फ्लावर खिला और वो था टैंग जोंग ऑर्गेनाइजेशन। अब हमें बेयागसु और अनटचेबल की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर बेयागसु सोचता है कि ये है अनटचेबल जो टैंग जोंग से है। तब तो लगता है कि मुझे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब द अनटचेबल बोलती है कि मुझे अच्छा लगा, मेरे पास आओ और मुझे टच करके दिखाओ। अब द अनटचेबल को कोई पुकार कर बोलता है कि शाओलन। अब हमें टैंग जोंग की वॉइस दिखाई जाती है, जहाँ पर वो आकर बोलते हैं कि शाओलन यहाँ की सिचुएशन क्या है। अनटचेबल को शाओलन कहकर बुलाएंगे। शाओलन बोलती है कि क्या मतलब है, तुम तो मीटिंग अटेंड कर रही थी और तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई, तुम्हें इसके बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बदमाश यहाँ पर चलकर आ गया है तो मैं इसका सर दर्द से अलग कर दूँगी। ये सुनते ही शाओलिन उसके थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैंने तुझे सिचुएशन के बारे में पूछा था शाओलिन, मैंने तुमसे ये नहीं पूछा कि तुमने क्या डिसाइड किया है। अब शाओलिन बोलती है कि ये टेसन का चमचा तुम्हें ढूंढने के लिए आया हुआ था और तुम देख ही सकते हो कि हमें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। अब टैंग जोंग के बॉस युवा बोलते हैं कि मिस्टर मिंगसी, ये टेबल पर पड़ा कुल्हाड़ी तुम्हारी है। अब वहाँ पर एक बंदा बोलता है कि हाँ मैम ये मेरी है, तो अब क्या करना है। तब ये बोलते हैं कि तुम ऑलरेडी भूल गए, हम रात को शांति से सोने के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। हमने पहले भी राइवल फैमिलीज़ के खून बहाया और उनके हाथ भी काट दिए, और तुम पहले बहुत बड़े फायर क्रैकर भी थे मिस्टर मिंगसी। और आज ये रुतबा हमने जो कमाया है इतना खून बहाकर, हमें इसे ऐसे ही नहीं तोड़ सकते। टैंग जोंग सिर्फ अपने कॉमरेड्स को डिफेंड करता है, तुम ये बात ऑलरेडी भूल गए जो तूने टैंग जोंग के लिए कसम खाई थी। अब बेयागसु सोचता है कि यह है चा युआ जो टैंग जोंग की हेड है, और इसने आते ही सारे मेंबर्स और अनटचेबल को भी शांत कर दिया और इसने यहाँ का ऑरा भी चेंज कर दिया। तब तो ये इतना आसान नहीं होगा। अब बेयागसु बोलता है कि आप यहाँ पर आ गए, आप कुछ सेकंड लेट होते तो मैं मर ही जाता मिस चा। अब हमें दिखाया जाता है कि चा युआ वहाँ पर भाग कर आती है और कहती है कि आपका क्या हुआ, क्या आप ठीक है डायरेक्टर बेयाक्योंग। तब यसु बोलता है कि हाँ मैं एकदम से सही हूँ, और इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या आप मेरे साथ कुछ टाइम बिताना चाहते हो, और मैं यहाँ पर आपको रिझाने के लिए आया हूँ मिस युआ। अब सीन कट होता है और टैंग जोंग का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ बस शाओलन और बेयागसु बैठे होते हैं। तब बेयागसु बोलता है कि शाओलन तुम अब आराम से शांत भी नहीं बैठ सकती, जबकि तुम लोगों ने पहले हमला किया था। अब शाओलन उधर मुँह फेर कर बोलती है कि हाँ ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं तुम जैसे को इग्नोर भी नहीं कर सकती। सोच रही थी कि तुम्हारी खास छीन लो, वो भी मरने से पहले। अब बेयागसु बोलता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी तो बहुत बढ़िया है, क्या तुम्हें सॉरी भी फील होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस युआ वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि क्या हुआ डायरेक्टर बेयाक, तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझे सेड्यूस करोगे और तुम अब उससे बात कर रहे हो। अब मिस युआ वहाँ पर आकर बैठती है और कहती है कि तुम किस बारे में बात करना चाहते हो। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, लेकिन मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहती हूँ। अब बेयागसु बोलता है कि अगर तुम्हें पता है तो मैं बिना घुमा फिरा कर बात नहीं बोलूँगा और सीधे पॉइंट पर आता हूँ। अब बेयागसु बोलता है कि हम ग्योरंग के साथ वार करने वाले हैं, तब तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन किसके साथ देगा। अब मिस युआ हंसते हुए बोलती है कि किसकी साइड, और सोचकर बोलती है कि मैं उसकी साइड लूँगा जो जीतने वाला होगा। अब बेयागसु हंसते हुए बोलता है कि अब चलो बता भी दो, क्या तुम जो जीतने वाला है उसके ऊपर अटैक करोगी। तब मिस युआ बोलता है कि तुम्हें ये आइडिया कैसे आया। तब बेयागसु बोलता है कि क्या मैं गलत हूँ, अगर टेसन और ग्योरंग के बीच फाइट हुई तो जो जीतने वाला होगा वो तब एकदम से फुल पावर में नहीं होगा। अब बेयागसु बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम उस बंदे पर हमला करो जिसके घाव अभी भी भरे नहीं हो, और उसके ऊपर अटैक करके सब कुछ छीन लो। अब मिस चा बोलती है कि तुम ये चाहते हो कि हम टेसन के साथ मिलकर लड़ें। अब बेयागसु बोलता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करो और हम तुम्हारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं करेंगे। अब शाओलन अपना ब्लेड निकालकर उसके गले पर रख देती है और कहती है कि
क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो? तुम जैसे कमीने बंदे की जीभ काट देनी चाहिए। अब यागसु बोलता है कि हे अनटचेबल, अगर तुमने एक बार और मेरे गले पर ब्लेड रखा तो मैं अपना ब्लेड निकालूंगा। मिशियो बोलते हैं कि शाओलन, तुम हमारे गेस्ट के साथ क्या कर रहे हो? तब यागसु बोलता है कि मिस युआ, मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको धमकाने नहीं आ सकता, और हम यहाँ पर नेगोशिएट करने आए हैं, वो भी एग्रीमेंट के लिए, तो हमारे से उलझना मत। अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो हम तुम्हें दिखा देंगे ब्लैकमेलिंग क्या होती है। और हाँ, तुम ऐसा मत सोचना कि क्या हमारे पास कुछ भी नहीं है, और ये डिसीज़न तुम्हारा होगा। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट ले रखा है। अब मिशियो बोलते हैं कि ओ माय गॉड, तुम मेरे लिए रिंग लेकर आए हो? अब शाओलिन गुस्से में बोलती है कि तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है? अब यागसु बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि उस बॉक्स में एक पेन ड्राइव होती है और उसके ऊपर 1 साइक लिखा होता है। तब मिस्चा बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है? अब यागसु बोलता है कि इस फसाद की जड़ यही है, और ग्योरों को डिस्ट्रॉय करने का रीज़न भी। और मैं आपको पहले बता दूं कि ये इतना बढ़िया रीज़न है कि तुम हमारे साथ होगी। अब मिशियो कुछ सोचने लगती है। अब हमें दिखाया जाता है कि यागसु वहाँ बाहर चला जाता है और उसको बाय बोलने वाला लगता है। अब शाओलिन बोलते हैं कि अब हम क्या करें? तब मिस युआ बोलते हैं कि नॉट श्योर। अब शाओलिन बोलते हैं कि नॉट श्योर का क्या मतलब है? तुम हमारी बॉस हो और तुम्हें एक डिसीज़न लेना है ताकि हम उसको फॉलो करें। नॉर्मली बॉस ही डिसीज़न लेते हैं। अब मिस युआ बोलते हैं कि मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि मैं बॉस का रोल नहीं कर सकती। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस युआ रोने लगती है और कहती है कि मुझे मरने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब शाओलिन उसके पास आकर बोलती है कि तुम तो फिर से रोने लग गई, तुमने आज बहुत ज़्यादा अच्छा किया। मिशियो बोलते हैं कि तुमने बयाक्यों का एक्सप्रेशन नहीं देखा जो उसने पहले बनाया था। अब मिशियो शाओलिन के गले लगकर रोने लगती है। अब मिशियो बोलते हैं कि अब तुम बॉस बन जाओ, अगर अभी थोड़ा लेट भी है लेकिन ये सही है, और हॉनेस्टली मैं अब ये रोल नहीं कर सकती। अब हमें दिखाया जाता है कि शाओलिन उसको एक पंच मारती है और मिशियो नीचे गिर जाती है। तब शाओलिन बोलती है कि तुम मजाक करी हो, मैं बॉस कैसे बन सकते हैं? और हाँ, तुम्हारे मुंह से ये बात आई? अब मिशियो बोलती है कि तुमने पहले ही देखा था कि लोगों ने अपने वेपन निकालने लगे हैं, और ऊपर से न तो कमेटी और न ही एग्रीमेंट रहा, अब चारों तरफ ब्लड ही ब्लड होगा, और इसीलिए हमें एक स्ट्रॉन्ग बॉस की ज़रूरत है। अब हमें दिखाया जाता है कि मिशियो अपने पैरों में सर देकर रोने लगती है और कहती है कि आज तो मिंगसीबी ने अपनी नाइफ बाहर निकाल ली, और ऐसा लग रहा है कि जनरल टेनजो की शपथ ली थी वह अभी टूटने लगी है। पहले किसी ने इस कसम को कभी नहीं तोड़ा। अब शाओलिन बोलती है कि उन्होंने उस बंदे को तुमसे मिलने के लिए रोका, वे इतना चाहते थे कि वो तुम्हें डिफेंड कर सकें अपने बॉस और अपने कॉमरेड्स के लिए, और ये मैटर नहीं करता है कि तुम वीक हो और स्ट्रॉन्ग। इसमें क्या गलत है कि बॉस थोड़ा वीक हो और मैं यहाँ पर हूँ ना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो मेरे पीछे सिर्फ रोते रहना। अब मिशियो शांत होकर बोलती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा कमीनी हो। अब शाओलिन बोलती है कि हाँ, क्योंकि मैंने पहले कोरियन लोगों को कभी भी समझ नहीं पाई। अब हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाता है जहाँ पर एक बंदा बोल रहा होता है कि उसने स्टेशन के हेड के ऊपर कुल्हाड़ी को स्विंग किया था। अब हमें एक बंदा दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि उस स्टेशन के बंदे ने अपने पेंट गिल्ली कर दी थी, मैं तो उससे बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। अब दूसरा बंदा बोलता है कि काश मैं भी उसे देख पाता। अब पहले वाला बंदा बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि उनके बातें बिना फाइट के सुलझ गई। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक गाड़ी आ जाती है जो रेस्टोरेंट के कांच तोड़कर अंदर घुस जाती है। अब पहले वाला बंदा बोलता है कि अचानक से क्या हुआ, तुम लोग सही हो? तब दूसरा वाला बंदा बोलता है कि हाँ, ये यहाँ पर क्या हुआ है? अब हमें दिखाया जाता है कि उस गाड़ी से मास्क पहनकर बंदे उतरते हैं। अब वो पहले वाला बंदा बोलता है कि क्या हुआ, आज तो हमारे पास कोई भी अपॉइंटमेंट के लिए नहीं आया है, तो तुम लोग कहाँ से आए हो? अब वो मास्क पहनने वाले बंदे बोलते हैं कि हम स्टेशन से आए हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि टॉनजोंग के बंदे उन मास्क पहने वाले बंदों पर हमला कर देते हैं, जहाँ पर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो अपनी कुल्हाड़ी से उनके ऊपर अटैक करता है और बोलता है कि तुम स्टेशन कमीने लास्ट में हमारे ऊपर अटैक करने आ गए। अब हमें दिखाया जाता है कि वो मास्क पहनने वाला बंदा उसके ऊपर नीचे अटैक कर देता है और उसकी कुल्हाड़ी छीनकर उसके ऊपर अटैक करने वाला था, और हमें दिखाया जाता है कि कोई बंदा उसके ऊपर एक पंच मारता है। तो हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं बॉडीगार्ड होता है और अपने ईयरफोन को चेक करने लगता है और कहता है कि ये इस तरह से काम करते हैं, और बोलता है कि अब मैं तुम लोगों को सुन सकता हूँ, और बोलता है कि हाँ, मैं टेनजो के टेरिटरी में आ गया हूँ। अब बॉडीगार्ड बोलता है कि ये हमारी फैमिली से नहीं है, उन्होंने ऑफिस के बैच लगा रखे हैं,
तब भैया का सवाल आया, बेचेज? अब बॉडीगार्ड बोलता है कि तूने मुझे बिना बताए इन बेचेज को बनाया है। तब भैया का बोलता है कि ये कितना फनी है। अब भैया का बोलता है कि लगता है कि हमें बेचेज बनाना चाहिए। अब बॉडीगार्ड फाइटिंग पोजीशन लेने के बाद बोलता है कि चलो सब कुछ ठीक है, मुझे इन बेचेज की ज़रूरत नहीं है, पहले मैं इन फेक बंदों को साफ कर दूंगा और इनको हम दिखा देंगे कि टेसन की क्या पावर है। टेंजो ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर शाओलिन बैठकर कुछ सोच रही होती है और हमें मिस युआ को भी दिखाया जाता है जहाँ पर मिस युआ बोलती है कि हमारे लिए कोई इस तरह का मैच क्रिएट नहीं किया। अब शाओलिन बोलती है कि मुझे लगता है कि हम टेसन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। अब शाओलिन खड़े होकर बोलती है कि हमें उन लोगों की बॉडीज को चीर फाड़ कर देनी चाहिए और उन्हें मार कर देना चाहिए मिस युआ। अब मिस युआ बोलती है कि इसे रोकने से पहले सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। अब टेसन भी यहाँ पर है, तुमने देखा ही था कि उन लोगों ने फेक बैच बनाकर यहाँ पर आ गए थे। अगर वे सच में टेसन के बंदे होते तो वहाँ पर खुलेआम बैच पहनकर नहीं आते। अब शाओलिन बोलती है कि हम कितना भी सोचें टेसन के साथ कोऑपरेट करें या फिर न करें, लेकिन उस बंदे ने टेसन का बैच पहनकर हम पर अटैक किया है। अब मिस युआ बोलती है कि इस टाइमिंग पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा कोई इंसिडेंट्स नहीं हुआ। अब शाओलिन अपना ब्लेड मेज पर रख देती है और कहती है कि यह बात सही है, ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा अजीब है। कोई अलग ही फोर्स हमें टेसन के साथ काम करने से रोक रही है और हम पे अटैक भी किया है और टेसन ने सही टाइम पर आकर उन्हें बचा भी लिया। ये कोइंसिडेंस भी बहुत अच्छा है। इस बात को लोग ये नहीं कहते खुद विलन बनकर खुद हीरो बन जाना। अब मिस युआ बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा पहले ही डिसीजन बना चुकी हूँ और मैं इसके बारे में कुछ सोच रही भी हूँ। अब शाओलिन बोलती है कि तुम सोच रही हो, मैं तुझे पहले याद दिला देती हूँ कि इस सिचुएशन में सच को जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हम यहाँ पर बैठकर टेसन जैसा खेलना चाहते हैं, हम वैसे नहीं खेल सकते और हमें जस्टिस चाहिए क्योंकि उन्होंने पहले हम पर हमला किया था। अब शाओलिन मिस युआ की तरफ देखकर बोलती है कि अब हम क्या करें बॉस, आपका क्या जजमेंट है और हमें क्या कमांड देने वाली हो। अब मिस युआ अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। अब शाओलिन बोलती है कि तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम है, अगर तुम अपने आप पर कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे तो हम कौन से ऑर्डर को फॉलो करेंगे। अब मिस युआ बोलती है कि मुझे थोड़ा और टाइम दो, मैं कुछ सोच कर बताती हूँ, तब फिर क्या हम मास्टर वेंग की हेल्प लें। अब शाओलिन बोलती है कि टीचर वेंग को बीच में क्या लाने की ज़रूरत है, क्या वो बंदा हमारा बॉस है या फिर और कुछ। अब मिस युआ बोलती है कि मैं इतना कह रही हूँ कि हमें उनकी हेल्प लेनी चाहिए, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो रही हो। अब शाओलिन अपना ब्लेड देखकर बोलती है कि अगर तुम मुझे कुछ ऑर्डर नहीं दोगी तो मैं अपने आप ही टेसन को संभालूंगी। अब सीन कट होता है और भैया किसू को रेस्टोरेंट के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर भैया किसू रेस्टोरेंट में जाकर एक चाकू को उठाता है और सोचता है कि ये तो बिल्कुल भी शार्प नहीं है, ऐसा लग रहा है कि इसे बहुत दिनों से यूज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये रेगुलर बेसिस पर इस चाकू का इस्तेमाल होता है। अब भैया किसू उन बंदों की गाड़ी में छानबीन करने लगता है और सोचता है कि ये नाइफ तो कोई मिलिट्री का वेपन नहीं है, लेकिन ये आमतौर पर आसानी से मिल जाता है, तो इसका मतलब है कि मैनेजर जेंग के द्वारा भेजे हुए बंदे नहीं है। अब भैया किसू को गाड़ी में कुछ मनी मिलती है और उन्हें देखकर बोलता है कि ये तो युवान है, ये कोरिया में क्या कर रहे हैं। अब भैया किसू सोचता है कि इसका मतलब है कि टेंजोंग पर जो हमला किया था वो चाइनीज़ ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन उन्होंने अटैक क्यों किया। अब भैया किसू एक कॉल उठाता है और कहता है कि मैंने कॉल शूट कर लिया है, क्या मैटर है प्रेसिडेंट। अब ली बोलता है कि क्या तुमने सच में टेंजोंग के पास अकेले गए हो। अब भैया किसू सिगरेट पीते हुए बोलता है कि मुझे लगा कि हमें ग्रुप में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें कोई चाइनीज़ ब्रांच के बारे में पता है जो टेंजोंग के साथ ना हो। अब ली बोलता है कि टेंजोंग चाइनीज़ ब्रांच। अब ली बोलता है कि चाइनीज़ ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी सालों से शांत है, हमें इसके बारे में मिस्टर चॉय जूनियर से पूछना चाहिए। अब भैया किसू बोलता है कि ऐसी बात है तो तुम पहले उनसे पूछ लो और फिर मुझे बता देना। और हाँ, बिजनेस ट्रिप के लिए गुड लक प्रेसिडेंट, मैं आपके रिजल्ट के बारे में देखना चाहूँगा। अब ली हंसते हुए बोलता है कि क्या आप मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हो, और हाँ, अपना ध्यान रखना मिस्टर भैया क्यों, और मुझे लगता है कि तुम्हें अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब भैया किसू बोलता है कि हाँ, मुझे भी लगता है। अब हमें दिखाया जाता है कि भैया किसू की सिगरेट कोई दूसरा बंदा आकर जला रहा होता है। अब भैया किसू अपने फ़ोन को कट करते हुए बोलता है कि मैं आपको बाद में कॉन्टेक्ट करता हूँ।
अब वो बंदा बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आप कॉल पर इतने बिजी थे, तो मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। बयागसू बोलता है कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले मुझे बताओ कि तुम कौन हो। अब वो बंदा बोलता है कि इस इलाके में करेंसी एक्सचेंज करता हूँ और मेरा नाम वेंग हाउ हू है, और तुम्हारा। अब बयागसू बोलता है कि मैं टेसन से हूँ और मेरा नाम बयाक्योंग है। अब बयागसू सोचता है कि ये बंदा सीधे ही यहाँ पर आ गया और फ्लोर पर इतने कांच पड़े हैं, लेकिन इसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अब से हम उस बंदे को वेंग कहकर बुलाएंगे। अब वेंग बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आप इतने बड़े लोग हैं, तो मुझे आपको दोबारा से ग्रीट करने दो। अब बयागसू बोलता है कि इससे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप ऐसा करोगे तो मुझे अनकम्फर्टेबल होगा। अब वेंग बोलता है कि ऐसी बात है तो मैं आपसे एक सिगरेट लूँ तो चलेगा। तब बयागसू बोलता है कि हाँ, आराम से ले लो। अब वेंग बोलता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब बयागसू बोलता है कि किसी ने इस एक्सीडेंट को ऐसा क्रिएट किया है कि जैसे लगे कि ये टेसन ने किया है। अब वेंग हंसते हुए बोलता है कि तुम कह रहे हो कि ये इंसिडेंट फॉल्स है, और तुम ये बोल रहे हो कि ये टेसन ने किया है। अब बयागसू बोलता है कि इसी बात को लेकर मुझे नींद नहीं आ रही है, ये मेरे दिमाग में घूमते फिर रहे हैं, और हाँ, मुझे ये फील हो रहा है कि आपकी टोन बहुत ज़्यादा ही शार्प है। अब वेंग उसे दोबारा से ग्रीट करने लगता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है डायरेक्टर योंग, मुझे कोरियन इतनी ज़्यादा आती नहीं है, मुझे अक्सर सुनने को मिलता है कि मेरी टोन डिसरिस्पेक्टफुल होती है। अब बयागसू बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, और तुम मुझे बार बार ग्रीट मत करो, मुझे अनकम्फर्टेबल होता है। अब बयागसू बोलता है कि आपको यहाँ पर क्यों आना पड़ा मिस्टर वेंग। अब वेंग बोलता है कि मैं करेंसी एक्सचेंज का काम करता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा फ्री रहता हूँ, तो बॉस युवा ने मुझे यहाँ की सफाई करने के लिए बोला है। अब बयागसू सोचता है कि इसे मिस युवा ने भेजा है, और वो भी इस सीन को क्लीन करने के लिए। अब बयागसू बोलता है कि ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर कुछ एनालाइज कर रहा हूँ, तो आप थोड़ी देर के बाद सफाई कर सकते हो। अब बयागसू अपने मन में सोचता है और कहता है कि इस बंदे का क्या गोल है, और मुझे यहाँ पर जो युवान मिला वो इस बंदे से कनेक्ट है। अब वेंग बोलता है कि ऐसी बात है तो तुझे उस कॉर्नर से स्टार्ट करना चाहिए, और मैं यहाँ इस टेबल से क्लीनिंग स्टार्ट करता हूँ। अब बयागसू बोलता है कि आपकी जो मर्जी वो करे, लेकिन कुछ अजीब मिले तो मुझे बता देना। अब बयागसू सोचता है कि ये बंदा मुझे यहाँ पर अकेला रहने नहीं दे सकता। अब बयागसू अपने फ़ोन से प्रेसिडेंट ली को कुछ पूछता है और कहता है कि क्या आप इसी वेंग नाम को बंदे को जानते हो। अब वेंग को दिखाता है। वेंग बोलता है कि आपने बोला था कि कुछ अजीब मिले तो मुझे बता देना। हाँ। अब बयागसू बोलता है कि हाँ, आपको कुछ वहाँ पर मिला। अब वेंग बोलता है कि मुझे इतना कुछ नहीं पता चला, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि आपने जो सिगरेट पी रहे हो उससे चेंज कर ली। अब बयागसू बोलता है कि हाँ, मेरी सिगरेट। अब वेंग बोलता है कि तुम जान ही सकते हो कि करेंसी एक्सचेंज में ऐसी प्लेस है जहाँ पर सभी प्रकार के मनी आती है और कुछ सुनने को भी मिलता है। अब वेंग बयाक्योंग के बारे में बताते हुए बोलता है कि उसने इस काम को जापानीज ओयामीगुमी से स्टार्ट किया था, और वो यहाँ पर 5 साल पहले आया था, और वह मार्लबोरो रेड की सिगरेट पीता था, और वह बहुत ज़्यादा हेवी स्मोकर भी था। अब बयागसू बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरा टेस्ट चेंज हो गया है। अब वेंग बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक हेवी स्मोकर का टेस्ट चेंज हो जाए, और मैंने देखा था कि तुम्हारा लाइटर बहुत ज़्यादा सूखा था, इससे लग रहा है कि इसे बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया हो, और मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने पहली बार स्मोक किया है। अब बयागसू बोलता है कि मुझे तो एम्ब्रेस फील हो रही है, मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं कॉल पर था। अब वेंग को दिखाया जाए जो एक कांच का टुकड़ा लेकर यीशु के पीछे खड़ा हो जाता है और बोलता है कि तुमने ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये हो सकता है, क्या तुम मुझे जो पॉकेट में छुपा कर रखी है उस चीज़ को दिखा सकते हो। ये सुनकर बयागसू पीछे मुड़कर देखता है, तब हमें दिखाया जाता है कि वेंग उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। अब सीन कट होता है और ली और चोइचिनो को दिखाया जाता है, जहाँ पर चोइचिनो बोलता है कि यहाँ पर कुछ देर के लिए रेस्ट कीजिए। तब ली बोलता है कि अब ली गाड़ी से बाहर आकर बोलता है कि डायरेक्टर भैया कुछ किसी के बारे में पूछ रहे थे। तब चोइचिनो बोलता है कि कौन। अब ली बोलता है कि वह किसी वेंग नाम के बंदे के बारे में जानना चाहते थे, क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है। अब चोइचिनो बोलता है कि वेंग, ये नाम तो मुझे कई दिनों के बाद नाम सुनने को मिल रहा है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो अभी तक कोरिया में है। अब चोइचिनो वेंग के बारे में बताता है और कहता है कि इसके पास करेंसी एक्सचेंज की स्टोर है और इसका नाम ड्रैगन एग था।
और हाँ, वो एक तरह का इंफॉर्मेशन डीलर भी था। अब ली बोलता है कि अगर वो इंफॉर्मेशन डीलर तो वो हमारे से पंगा नहीं लेगा। अब चॉइस चिनो बोलता है कि नहीं, अगर वो बंदा यहाँ पर आया तो उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है, और स्पेशली वन करेंट सोसाइटी और टेसन। अब ली बोलता है कि वन करेंट सोसाइटी और टेसन को क्या हो सकता है। अब चॉइस चिनो बोलते हैं कि 15 साल पहले जब वन करेंट सोसाइटी डिस्ट्रॉय हुई थी तो साउथ वेस्ट के इलाके में एक फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन का स्टार्ट हुआ, और उस टाइम पर साउथ वेस्ट पर जो कब्जा किया था वो वेंग था, द हेड ऑफ द ब्लैक ड्रैगन राइड। अब चोजिनो गुस्से में बोलता है कि जब वन करेंट सोसाइटी और उस बंदे के साथ लड़ाई हुई थी तब गुड्डोज अपने लीडर को खो दिया था। अब सीन कट होता है और बैग यसू और वेंग को दिखाता है, जहाँ पर वेंग उसके ऊपर अटैक कर देता है तो यसू उस अटैक को डॉज कर देता है, और बाद में वेंग दूसरे हाथ से उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, और हमें दिखाया जाता है कि उस अटैक से बैग यसू के गाल पर एक स्क्रैच आ जाता है। अब वेंग बोलता है कि रूमर्स की तरह आपकी एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। अब बैग यसू बोलता है कि आपकी एबिलिटीज़ भी नॉर्मल करेंसी एक्सचेंजर की तरह नहीं लगती, तो मुझे बताओ कि तुम कौन हो। वेंग को दिखाता है जिसके हाथ में बहुत सारे नेल्स और कांच होते हैं, लड़ा जो उनको हथियार बनाकर लड़ रहा होता है, और बोलता है कि तुम मेरे बारे में इतना पूछ रहे हो तो मुझे पहले एक बात बताओ, क्या तुम सच में बया क्यों हो। बैग यसू अटैक को डॉज करते हुए बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि आज मैं अपना बिजनेस कार्ड लेकर नहीं आया, क्योंकि पिछले टाइम मैंने किसी को अपना बिजनेस कार्ड दिया तो वो मेरे ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। अब बैग यसू सोचता है कि यह बंदा चकमा देना और आसपास पड़े ऑब्जेक्ट को हथियार की तरह यूज लेता है। ऐसा लग रहा है कि इसे बहुत ज़्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस है और इसके मूवमेंट बहुत ज़्यादा लाइट है। अब बैग यसू के पास कॉल आता है, तब बैग यसू बोलता है कि 1 मिनट रुको। अब बैग यसू वेंग को देखकर बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है, वे लोग बोल रहे हैं कि आपसे फाइट मत करो और आपकी स्पेशलिटी तो बहुत ज़्यादा मॉन्स्टर की तरह है। अब वेंग बोलता है कि किस तरह की स्पेशलिटी, वो तो पास्ट में थी, तो क्या आप अब भागना चाहते हो। अब बैग यसू फाइटिंग पोजीशन में आता है और सोचता है कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन हमें तो बहुत सारे अपने बारे में बात करनी है, तुम्हें नहीं लगता क्या। और चलो देखते हैं कि तुम किस चीज़ से बने हो। हमें दिखाया जाता है कि वेंग नेल्स के साथ और बैग यसू ब्लेड के साथ एक दूसरे के साथ लड़ते लगते हैं। वेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वेंग बोलता है कि सच ये बात है कि कोई भी मैटर नहीं करता है कि तुम यंग हो या नहीं, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से यह पता लगा कि उन लोगों पर विश्वास मत करना जिनके पास बहुत कुछ छुपाने के लिए हो। अब यसू बोलता है कि तब तो हम दोनों ही सेम है। अब वेंग बोलता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, क्या तुम इस फाइट से भागना चाह रहे हो। अब यसू बोलता है कि ऑफकोर्स नहीं, हमें एक दूसरे के बारे में जानना भी तो है। अब वेंग यसू पर अटैक करने वाला था और कहते हैं कि चलो देखते हैं कि तुम किस तरह के बने हो। अब वेंग अपने नेल्स को यसू की तरफ फेंकता है, जहाँ उन नेल्स को डिपेंड करके यसू सोचता है कि ये अटैक तो मेरा ध्यान भटकाने के लिए है, असली अटैक तो आने वाला होगा, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं फास्ट हूँ। अब हमें दिखाया जाता है कि यसू उसके ऊपर गर्दन पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन वेंग एक पंच से उस नाइफ को दूर फेंक देता है। अब वेंग बोलता है कि तुम्हारी ग्रिप स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। अब वेंग यसू के ब्लेड को पकड़ लेता है और यसू पर अटैक करने लगता है। तब यसू उस अटैक को डिफेंड करता है और यसू बोलता है कि तुम अपने हाथों का ध्यान नहीं रख सकते, तुझे लगता है कि तुम किसी दूसरे बंदे को चुरा लोगे तो उसको अच्छा लगेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि वो ब्लेड यसू की वॉच पर टिकी रहती है। अब यसू अपनी वॉच से उस ब्लेड से डिफेंड करता है और वह ब्लेड वेंग के हाथ से छूटकर ऊपर चली जाती है और वापस से यसू पकड़ देता है और पकड़कर वेंग पर हमला कर देता है। अब वेंग सोचता है कि इसने अपने वॉच से ही नाइफ को डिप्लेट कर दिया। अब यसू अपनी फाइटिंग पोजीशन चेंज कर लेता है। तब ये देखकर वेंग सोचता है कि इसने तो अपना फाइटिंग पोजीशन चेंज कर लिया, लगता है कि ये और ज़्यादा नहीं खेलेगा। अब हमें दिखाया जाता है कि यसू उसके ऊपर बार बार अटैक किया जा रहा था और वेंग उसको डिपेंड कर जा रहा था। अब हमें दिखाया जाता है कि यसू ब्लेड से हमला करता है, लेकिन वेंग हमला करने से पहले नी से अटैक करता है और एक टाइक्वांडो किक मारता है। अब वेंग बोलता है कि तुमसे फाइट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुम इस किक को ब्लॉक करने में सक्सेस रहे, इससे मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा गिर रहा है। अब यसू वापस से वेंग पर अटैक करने लगता है, जहाँ वेंग उन अटैक को डॉज करने के लिए पीछे चलता है और यसू ये देखकर उसके पैर पर एक किक मारकर उसे नीचे गिरा देता है।
अब हमें दिखाया जाता है कि वो एक रेस्टोरेंट के दूसरे रूम में चले जाते हैं, जहाँ पर वेंग सोचता है कि इसने मेरे पैरों पर हमला किया। अब यसु वापिस से अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन ये देखकर वेंग उस रूम के गेट को बंद कर देता है, जिससे यसु की ब्लेड उस रूम की गेट के बीच में फंस जाती है। अब वेंग के पास एक रोड दिखती है, जिसे उठाकर अब हमें पता चलता है कि वो रूम नहीं एक कार होती है। अब वेंग उस कार से बाहर निकलकर एक जंप मारकर यसु पर हमला करने वाला होता है। यसु अपने नाइफ से उसे डिफेंड करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यसु के ब्लेड पर क्रैक आ जाता है। अब यसु बोलता है कि तुम तो जो भी तुम्हारे हाथ में लगे उसे से अटैक करे जा रहे हो। अब वेंग बोलता है कि इम्पोर्टेंट ये नहीं कि हमारे पास वेपन हो। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग लगातार यसु के ऊपर अटैक किया जा रहा होता है, और हमें पता चलता है कि यसु उस अटैक को डिफेंड करने के लिए ब्लेड आगे करता है, लेकिन ब्लेड टूट जाती है। अब वेंग बोलता है कि इम्पोर्टेंट ये है कि तुम किस तरह से यूज करो। अब सीन कट होता है और टेनजोंग ऑफिस के बाहर का सीन दिखाता है, जहाँ पर सोलेन बाहर चल रही होती है और मिस युआ को गाली देने लगती है। अब सोलेन अपने मन में बोलती है कि मैंने उसे कितनी बार बोला है कि टेसन को अगर हम पहले अटैक नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। अब हमें दिखाया जाता है कि सोलेन गुस्से में चिल्लाने लगती है और मिस युआ को गाली देने लगती है। अब सीन कट होता है और मिस युआ को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहाँ वो सोलेन की बातों को याद कर रही होती है, जहाँ सोलेन बोलती है कि अगर तुम कोई ऑर्डर नहीं दोगी तो मैं अपने आप ही टेसन को संभालूंगी, वो भी मेरे तरीके से। अब चाह युवा बोलती है कि मैं क्या करूँ, वो मेरे से क्या एक्सपेक्ट करती है इस सिचुएशन में। अब हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा बाहर से बोल रहा होता है कि मिस युवा आप अंदर आए। अब मिस युवा बोलती है कि अंदर आ जाओ। अब हमें दिखाया जाता है कि एक बूढ़ा सा आदमी अंदर आ जाता है और बोलता है कि मेरा नाम चैंग जून है और मैं सिडनी में रूम्स रेंट पर देने का काम करता हूँ। अब मिस युवा बोलती है कि आपको यहाँ पर क्यों आना पड़ा, मैं आपके पास आ जाती। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस युआ उस आदमी के पास चली जाती है और कहते हैं कि आप इस एज में इतना मत चला करो, मैं आपके प्लेस पर आ जाती। अब वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि हम ठीक है। अब मिस युआ उन्हें बैठने के लिए बोलती है। अब वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि अब आराम मिला। अब हमें दिखाया जाता है कि वो बुढ़ा आदमी सोफे पे बैठ जाता है और बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर अकेला छोड़कर तुम्हारे साथी कहाँ चली गई। अब मिस युआ बोलते हैं कि हमारे बीच कुछ बात पर बहस हो गई थी। अब वो बुढ़ा बोलता है कि किसी बात पर बहस हो गई तो वो इसीलिए यहाँ से चली गई, मैं श्योर नहीं हुई कि मुझे ये बात करनी चाहिए। अब मिस युआ बोलते हैं कि आप आराम से बोलिए। अब वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि मैं यहाँ पर 15 साल से हूँ, मैंने यहाँ पर टेनजोंग और मिस युआ को उनका बॉस बनते हुए देखा है। अब मिस युआ बोलती है कि हाँ मैंने सुना है कि आपने बहुत ज़्यादा मदद की थी। अब वह बुढ़ा आदमी बोलता है कि सुरान और टेनजोंग उन दोनों को कभी भी इतनी आसानी से उनके गैंग में शामिल नहीं कर पाएंगे। मैं बता दूं कि वो बुढ़ा आदमी सोलेन और वेंग के बारे में बात कर रहा है। अगर आप किसी बंदे की तलाश कर रहे हो तो वो मिस्टर वेंग है। वो युवा के लिए उनकी लॉयल्टी भी चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब वो बुढ़ा आदमी अपना आर्टिफिशियल हाथ निकालता है और कहता है कि मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ एक सार वेपन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है अगर हम उसे बिना चेक किए हुए छोड़ दें। क्या हमें उस वेपन को डिस्ट्रॉय नहीं कर देना चाहिए। अब हमें मिस युवा को दिखाया जाता है, जहाँ पर यह सुनकर हैरान हो जाती है। अब सीन कट होता है और पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी किसी से बात कर रहा होता है और बोलता है कि मैं चेंगचुंग बोल रहा हूँ माजोग रूम सर्विस से। यहाँ की सिचुएशन जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा ख़राब है, और हाँ द अनटचेबल भी अपनी पोस्ट छोड़ कर चली गई। यह बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। ऐसा लग रहा है कि टेनजोंग अपनी स्टेबिलिटी खो रहा है। अब हमें कॉल के अदर साइड रिव्यू को दिखाया जाता है, जहाँ पर रिव्यू बोल रहा होता है कि ये बकवास को छोड़ो और अब क्या करना है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपको ही ट्रिगर को पुल करना होगा मिस्टर चेंगचुन, और आप यहाँ पर आ गए और एक बेवकूफ़ बनने का नाटक कर रहे हो। और ऐसा किसने बोला था कि टेनजोंग में मैं शांति रखना चाहता हूँ, और ऐसा किसने बोला था कि मैं टेनजोंग को दोबारा से बनाना चाहता हूँ। अब अनटेचेबल भी अपनी पोस्ट को छोड़ दिया तो ये काम आसानी से हो जाएगा। अब वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि ये शब्द आपके थे, मेरे नहीं, और हाँ ये काम अब आसानी से हो जाएगा। ऐसा किसने सोचा था कि वो इतने ज़्यादा वीक हो जाएंगे। आप जिस नायब पर ट्रस्ट करते हैं वो इस करियर बन सकता है। आप कभी भी नहीं जान सकते कि नायब कब डल और अपनी ड्यूरेबिलिटी खो देता है। और हाँ सोलेन अब सीधे टेसन के पास जाएगी और मिस युआ अकेली रहेगी। काम को अभी से स्टार्ट करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि उन फेक टेसन को उस बुढ़े आदमी ने हायर किया हुआ था और बोलता है कि हम इस साइड से रेडी हैं। अब हमें वो बुढ़ा आदमी हंसते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बोलता है कि आज टेसन के हाथों से मिस युआ मर जाएगी।
हमें थोड़ी देर के बाद वो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो किसी को कॉल लगा रही होती है और कहती है कि साओलिन अपना कॉल क्यों नहीं पिक कर रही है। अब हमें मिस युआ को स्टूडियो के पास दिखाया जाता है जहाँ पर बाकी के गैंग मेंबर होते हैं और एक मेंबर बोलता है कि बॉस आप कहाँ जा रही हो, और दूसरा मेंबर बोलता है कि अगर टेसन ने आपके ऊपर हमला कर दिया तो क्या करेंगे। अब मिस युआ बोलती है कि साओलिन कहाँ पर है। अब एक गैंग मेंबर बोलता है कि उसने कहा था कि वह टेसन को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब मिस युआ बोलती है कि वो अब अपने मनमानी करेगी। अब हमें गैंग मेंबर्स को दिखाया है जहाँ पर मिस युआ बोलती है कि सभी तैयार हो जाओ, हम भी टेसन की तरफ चलेंगे। अब मिस युआ अपने जेब से कुछ निकालती हुई बोलती है कि पिछले एक्सीडेंट जो हुआ था वो बहुत ज़्यादा डरपोक वाला था, ऐसा टेसन वाले नहीं कर सकते। अगर वो हमें धोखा ही देना चाहते थे वो हमें वन साइन प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बताते। अब मिस युआ सोचती है कि हमें सबसे पहले साओलिन को रोकना होगा, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर टेसन के ऊपर अटैक हो जाएगा तो बात ज़्यादा बिगड़ सकती है। अब हमें फेक टेसन के बंदों को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बोलता है कि मिस चाय युआ आप कहाँ जा रही हो, तुम्हारे जैसे ग्रुप लड़की को रात को इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, आप कहो तो हम साथ चल सकते हैं। अब मिस युआ बोलती है कि तुम किसके साथ चलने की बात कर रहे हो, तुम क्या मुझे हैंडल भी कर पाओगे। अब वह बंदा बोलता है कि क्यों नहीं, हम तुम्हारी जैसी बीच को आराम से हैंडल कर सकते हैं। अब ट्योंजोंग गैंग का मेंबर बोलता है कि तुम किसके सामने बोल रहे हो, तुम तो एक नाली के कीड़े हो। अब हमें दिखाया जाता है कि उस मेंबर के पीछे से एक अटैक हो जाता है और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं, वो उनका साथी होता है जो उन्हें धोखा दे देता है। अब लंबे वाला बंदा बोलता है कि हम ये सब टेसन की भलाई के लिए करें हैं तो आराम से चुपचाप यहाँ पर बैठ जाओ। अब सीन कट होता है और वापस से वेंग और येसुआ की लड़ाई दिखाई जाती है जहाँ पर वेंग अपना रोड स्विंग करता हुआ बोलता है कि ऐसा लग रहा है कि तो अपना येसु उस टूटी हुई नाइफ को पकड़कर वेंग के अटैक को डॉज किया जा रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग एक अटैक करता है और दूसरे हाथ से रोड को पकड़कर दोबारा से अटैक करता है जिससे येसु को चोट लगती है। येसु ये देखकर सोचता है कि यह तो साओलिन का अटैक है। अब वेंग बोलता है कि मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि तुम इसे ब्लॉक कर पाओगे, मुझे यकीन है कि तुम्हारी स्किल एवरेज से ऊपर है। अब येसु बोलता है कि मैं इस स्किल से आराम से तुझे हरा सकता हूँ। अब वेंग हंसता हुआ बोलता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हारे स्किल्स को रिकॉग्नाइज कर लिया तो तुम अपने आप को 30 मार कहाँ समझते हो, तो अभी तक अपने आप को भी समझ नहीं पाए। अब येसु अपना ब्लेड निकालते हुए देखता है और बोलता है कि हाँ मैं अपने आप को भी समझ नहीं पाया, मुझे भी यही लगता है। ऐसे कई मूवमेंट है जहाँ पर मैं अपने आप को समझने में फेल हो गया। अब हमें दिखाया जाता है कि येसु पीछे से चाकू निकालता है और कहता है कि अगर कैसा होगा कि मैं अपने तरीके से निपटाऊँ। अब येसु फाइटिंग पोजीशन में आता है और कहता है कि तुम हो सके तो ट्राई करना जिंदा रहने के लिए। अब वेंग बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, और अचानक से येसु उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब येसु उसके ऊपर लगातार अटैक किया जा रहा था और वेंग उन्हें डिफेंड किया जा रहा था। वेंग सोचता है कि इसके मूवमेंट तो बहुत ज़्यादा स्विफ्टर और शार्प हो गए। अब येसु उसे एक नी किक मारता है और वापस से वेंग पर ब्लेड से हमला करने लगता है और वेंग सोचता है कि मैं इन सभी अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग की बॉडी से बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। अब वेंग सोचता है कि अगर मैं ब्लॉक नहीं कर पाऊँ तो मुझसे अटैक करने दूंगा और एक ही मेरे इस अटैक से उसे ख़त्म कर दूंगा। लेकिन येसु ब्लेड से हमला न करके शोल्डर से हमला करता है जिससे उसे पीछे की तरफ धक्का लगता है और पैरों पर मारकर वो उसे नीचे गिरा देता है और वेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता। अब वेंग बोलता है कि क्या तुम इंसान भी हो, मुझे तुम्हारे अंदर ह्यूमन का फेस लगाकर एक बुरी आत्मा नज़र आ रही है। अब येसु उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और हमें दिखाया जाता है कि पीछे से कोई येसु को पुकारता और बोलता है कि प्रेसिडेंट उन्हें आपकी ज़रूरत है जितना जल्दी हो सके। अब लिम बोलता है कि वहाँ पर एक विद्रोह हुआ है। अब वेंग बोलता है कि कैसा विद्रोह, ऐसा तो कोई सेंस भी नहीं बनता, वो भी टैनजोंग में। अब सीन कट होता है और चाय युवा को दिखाया जाता है जहाँ पर टैनजोंग का एक मेंबर बोलता है कि बॉस आपको यहाँ से जाना चाहिए और एक दूसरा मेंबर बोलता है कि जल्दी से रास्ता बनाओ, इनकी सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस चाय युवा फोन से समझाती है और कहती है कि ये क्या हुआ। अब टैनजोंग का एक बंदा बोलता है कि बॉस आपको यहाँ से चलना चाहिए और दूसरा बंदा बोलता है कि मिस साओलिन का क्या हुआ। तब तीसरा बंदा बोलता है कि हम उन्हें अभी तक कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं, हमें जल्दी से बॉस को यहाँ से निकलना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर पीछे से हमला करने वाला होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस युआ को उनके 2 मेंबर उन्हें ले जाने लगते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि ये सब कुछ ऊपर से एक बुढ़ा आदमी देख रहा होता है और कहता है कि
बॉस चाय हुआ, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन ऐसा करने से टाइमजोग में स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब सीन कट होता है और मिस चायो का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक मेंबर बोलता है कि बॉस अपने सेंस में आ जाओ। अब मिस चायो बोलता है कि यहाँ पर इतना उलट पुलट कैसे हो सकता है और साओलिन कहाँ पर है। अब सीन कट होता है और साओलिन को दिखाया जाता है, जहाँ पर साओलिन किसी से लड़ रही होती है। अब सीन कट होता है और मिस चायो को दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस चायो एक कॉर्नर में बैठकर रो रही होती है और कहती है कि साओलिन, तुमने बोला था कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ। अब हमें दिखाया जाता है कि जहाँ साओलिन बैठी होती है उसके गेट के पीछे से किसी की आवाज़ आ रही होती है और बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर ये बंदा कौन है। अब साओलिन के गेट के पास आकर गेट अटकाने लगते हैं और कहते हैं कि गेट खोलो, हम स्टेशन से हैं, बाहर सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर यस्सु होता है और बोलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो आप जल्दी से अपना डिसीज़न बताइए मिस चायुआ। अब मिस चायुआ को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कुछ सोच रही होती है और यस्सु बोलता है कि मैं आपको रोकूंगा नहीं, अगर आप इन दीवारों के पीछे छुपकर रहोगी तो आप बेस्ट ये भी है कि आप इन सब मैटर से दूर रहो। इन दरवाजे के बाहर वॉर है, अगर आपको बाहर आना है तो पहले अपने दिमाग को स्टेबल करना होगा, और तुम चाहो तो मेरे अगेंस्ट रहकर मेरे से फाइट कर सकते हो, और हाँ तो मुझे ज्वाइन करके इस ब्लड सी को पार कर सकते हो। अब यीशु अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि डिसाइड करो। साल पहले का सीन दिखाया जाता है, एक कोरियन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे चाइनीज लोग होते हैं और उनमें से एक बोलता है कि तुम तो हमें यहाँ पर क्यों बुलाया, ये जगह पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब वहाँ पर एक बेटा दूसरा बंदा बोलता है कि रेनलिक ने बोला है कि बिजनेस डिस्ट्रीब्यूट की राइट्स सिर्फ कोरियन ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे, तो इसका मतलब बाहर की ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर कोई भी जगह नहीं है। और उन कोरियन ऑर्गेनाइजेशन ने साउथ वेस्ट एरिया पर कब्जा कर लिया है, और इसका मतलब है कि वे बोल रहे हैं कि यहाँ से चले जाओ। अब हमें उसका नाम बताया जाता है, उसका नाम वी चैंगो होता है और वह कोरियन चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन का बॉस होता है। अब वहाँ पर बेटा दूसरा मेंबर बोलता है, जो वो वही बुढ़ा आदमी होता है। अब वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि हम इसको ऐसे नहीं जाने दे सकते, हमने इतनी मेहनत की है और रिवार्ड और कोई ले जाए। अब वहाँ पर बेटा तीसरा मेंबर बोलता है कि मैं इसीलिए आपको यहाँ पर बुलाया है, यहाँ पर एक रास्ता है। तो वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि कैसा रास्ता, तुम क्या सोच रहे हो। अब हमें पता चलता है कि वो तीसरा मेंबर वेंग होता है, जो ब्लैक ड्रैगन ट्रेड का हेड होता है, और बोलता है कि हम एक कोरियन ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जो हमारी बात मानेगा। अब वेंग बोलता है कि ये लेक पास्ट में साउथ वेस्ट एरिया में चिनवंग स्टोर का बिजनेस चलाता था, ये लेक डिस्ट्रॉय हो गया तो चिनवंग बैंकक्रप्ट हो गया, और अभी तक चिनवंग का बॉस भी पता नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। तो हम इस ट्रेडिंग कंपनी को कब्जे में ले लेंगे और इसी तरह हम इस कोरियन बिजनेस को ज्वाइन करने में मैनेज करेंगे। अब वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि तो हम बॉस का क्या करें, अगर हमसे ये करें तो इसका कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। अब वेंग बोलता है कि मैंने चिनवंग की बेटी ढूंढ लिया है, या फिर सिंपल भाषा में कहो तो मैं उसका वारिस ढूंढ लिया है, वह 19 साल की है और वो हमारी बॉस बनेगी। अब वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि ये तो नामुमकिन है, वो अभी बहुत ज़्यादा जवान है। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस चायुआ वहाँ पर आ जाती है, तब वेंग बोलता है कि वो यहाँ पर आ गई। अब हमें दिखाया जाता है कि मिस चायुआ स्कूल ड्रेस में होती है और कहती है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ चायुआ। अब हमें मिस चायुआ और साओलिन को दिखाया जाता है। अब वेंग बोलता है कि चलो हम नाम भी चेंज कर देते हैं, चिनवंग ट्रेड कैसा रहेगा। अब वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन इस बच्ची के हाथों में चला जाएगा। तब वेंग बोलता है कि चिंता मत करो, मैं इसका ध्यान रख लूँगा, चिनवंग ट्रेंड कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और हमें दिखाया जाता है कि मिस चायुआ प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठ जाती है। अब सीन कट होता है और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बेयांग उसको हाथ देते हुए बोलता है कि मेरे साथ ज्वाइन कर दो। अब हमें मिस चायुआ को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो खड़े होने के लिए उसका हाथ पकड़ने वाली होती है, लेकिन वो रुक जाती है और कहती है कि इतना तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। अब वो उस रूम से बाहर निकलती है और कॉरिडोर में देखकर हैरान हो जाती है और देखती है कि इतने सारे बंदों को इन तीनों ने निपटा दिया। हमें दिखाया जाता है कि उस कॉरिडोर में लाशें होती हैं। अब हमें लिम को दिखाया जाता है, लिम बोलता है कि चलो मैं तुझे कुछ खिलाता हूँ, और हमें दिखाया जाता है कि वो अपना चॉकलेट बिस्कुट तोड़कर शियोन को खिलाने लगता है। तब शियोन बोलता है कि तो हमेशा मुझे छोटा वाला पीस ही क्यों देते हो। अब यीशु मिस चायुआ से बोलता है कि सुरान कहाँ पर है, क्या ये जगह इसी कंडीशन में थी। अब मिस चायुआ अपना फ़ोन निकाल कर बोलती है कि मैं सुरान को पहले कॉल करती हूँ। अब वहाँ पर नीचे पड़ा हुआ एक बंदा बोलता है कि लगता है कि आज मैं ही अनलकी हूँ, तुम और बेयाग जोंग को आज मेरे हाथों से मरना चाहिए था।
मैं आपको बता दूं कि बैक जोंग शाओलिन का रियल नाम होता है। शाओलिन के बहुत सारे निकनेम होते हैं, जिनमें से सुरान और अनटचेबल, बैक जोंग और शाओलिन होता है। अब वो नीचे पड़े हुआ बंदा बोलता है कि मुझे लगता है कि वो इनोसेंट बैक जोंग आज मर जाएगी बिना ऑनर के। तब मिस चाइवा बोलते हैं कि तुम्हारे क्या मतलब। अब सीन कट होता है और शाओलिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो गालियाँ निकाल रही होती है और बोलती है कि हमें स्टेशन के पास जाने में कितना टाइम और लगेगा, और ये भी कि हम इतने पास पास क्यों बैठे हो। शाओलिन के पास बैठे दो मोटे बंदों को बोलती है कि मैं और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती, तुम जाके दूसरी कार को पकड़ो। अब वो साइड वाला मोटा बंदा बोलता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन पिछली वाली कार ऑलरेडी फुल है। अब शाओलिन उसका गाल पकड़कर बोलती है कि तुम तब दौड़ सकते हो ना। अब वो मोटा आदमी बोलता है कि हाँ वहाँ पर पूछने वाले हैं, तो प्लीज़ थोड़ी देर और इंतज़ार कर दो। अब ड्राइवर बोलता है कि आप ज़्यादा सेंसिटिव लग रहे हो आज, क्या बॉस के साथ कुछ हुआ। अब शाओलिन गुस्से में बोलती है कि चुप रहो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। यह सुनकर सभी अपने मन में सोचते हैं कि कुछ तो हुआ है। अब ड्राइवर बोलता है कि मैंने आपको बोला था ना, अगर हम वहाँ पर जाएंगे तो हमको पनिशमेंट मिलेगी। आप बिना सोचे ही गुस्सा हो जाती हो। अब शाओलिन बोलती है कि बॉस की एक्टिंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। और ड्राइवर बोलता है कि क्या पता बॉस कुछ प्लान कर रही हो। अब शाओलिन बोलती है कि एक साथी को हमेशा मरने और जीने का ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, मुझे भी जीने और मरने का ऑर्डर दो। हमने उनका डिसीजन फॉलो करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। अगर मुझे रोकना है या फिर मारना है तो सिर्फ मुझे एक ऑर्डर दे दो। अब वो ड्राइवर बोलता है कि आपको मरने के लिए भी ऑर्डर चाहिए। ऐसा कौन सा बंदा सोच सकता है। वे लोग मरे या फिर नहीं मरे, लेकिन उनको मरने से बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि वो आपकी तरह सभी स्ट्रांग नहीं है। अब शाओलिन बोलती है कि हम जीने के लिए स्ट्रगल करते हैं। हाँ ये बात सच है कि लोग मरने से डरते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ, क्योंकि मैं बेवकूफ़ हूँ तो मैं ऐसी बातों को सोचती नहीं हूँ जब तक मुझे कोई बताया नहीं। अब शाओलिन गुस्से में बोलती है कि लेकिन हम स्टेशन तक कब तक पूछेंगे। मेरा जैसा बेवकूफ़ आदमी बता भी सकता है कि हम लोग एक सर्कल में घूम रहे हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि कार में बैठे चारों मेंबर एकदम से सीरियस हो जाते हैं। अब ड्राइवर के साइड में बैठा बंदा बोलता है कि मैंने बोला था ना, हमें कुछ भी यूजलेस बातें नहीं करनी चाहिए। अब शाओलिन के पास बैठे दो बंदों ने उसका हाथ पकड़ लिया और ड्राइवर के साइड में बैठा बंदा उसके ऊपर एक पंच मारता है और बोलता है कि यह कितना सेटिस्फाइंग है, मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा दिन भी आएगा। अब शाओलिन हंसते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों को मुझे टाइट पकड़ना चाहिए, अगर मैं छूट गई तो तुम सब मर जाओगे। और ड्राइवर बोलता है कि सिस्टर, हम लोग कुछ भी नहीं करना चाहते, हम इसलिए करें क्योंकि हमें जीना है। अब हमें दिखाया जाता है कि शाओलिन उस ड्राइवर के ऊपर एक किक मार दिया, जिससे कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक बंदा बैठा और पीछे बैठा एक मोटा बंदा बोलता है कि जल्दी से स्टीयरिंग पकड़ो। और हमें दिखाया जाता है कि वो इस हड़बड़ी में शाओलिन का हाथ छोड़ देता है। अब साइड में दूसरा बैठा बंदा बोलता है कि जल्दी से इसका हाथ दोबारा पकड़ दो, लेकिन हाथ पकड़ने से पहले शाओलिन उन दोनों को फुल फोर्स से एक दूसरे को भिड़ा देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बंदे शाओलिन पौध में आ जाते हैं और शाओलिन बोलती है कि ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छा पिल्लो बनेंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि कार क्रैश हो जाती है और शाओलिन कार के डोर को किक मारकर बाहर आ जाती है और अपने हाथ में ब्लेड लेकर बोलती है कि तुम लोग क्या बोल रहे थे कि तुम्हें जीना है इसलिए कर रहे हो। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर 3-4 और कार आ जाती है और उनमें से बंदे उतरते हैं और शाओलिन बोलती है कि ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ लोगों ने अपना दिमाग लड़ाया है, वो भी बैक जोंग के सामने। मैं आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि बैक जोंग शाओलिन का नाम है और वो भी कहाँ पर है जिसे ये सब कुछ किया है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के सारे बंदे शाओलिन के ऊपर हमला करने जाते हैं और कहते हैं कि इसे डरो मत, ये सिर्फ एक ही तो है। अब हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपने ब्लेड से शाओलिन पर हमला करने वाला होता है, लेकिन शाओलिन उसको एक किक मारती है और दूसरा बंदा कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन शाओलिन उसके ऊपर ब्लेड से हमला करती है और जिससे उसकी ब्लेड उसके हाथ की हड्डी में फंस जाती है। अब वहाँ पर एक तीसरा बंदा आता है जो उसके ऊपर ब्लेड से हमला करने वाला होता है, लेकिन शाओलिन उस दूसरे बंदे पर एक किक मारती है जिससे ब्लेड बाहर निकल जाती है और उस तीसरे बंदे के हाथ के ऊपर अटैक करती है जिससे उसका हाथ कट जाता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों बंदों के ऊपर हमला किया जा रही थी, तब वो बोलते हैं कि रुक जाओ। अब हमें दिखाया जाता है कि उस दूसरे बंदे का भी एक हाथ काट देती है। अब शाओलिन उन्हें देखकर बोलते हैं कि डरो मत, मैं तो सिर्फ अकेली तो हूँ। यह नज़ारा देखकर सभी लोग डरने लगते हैं। मुझे बैक जोंग कहने वाला बहुत ज़्यादा रूड है, मुझे ये नाम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।
अब पीछे खड़े बंदे बोलते हैं कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि यहाँ पर ऐसा कोई भी मैटर नहीं करता कि हमारे पास ज़्यादा बंदे हैं तो हम इसको मार सकते हैं। अब वहाँ पर खड़ा एक और बंदा बोलता है कि हम यहाँ से भाग सकते हैं। अब हमें सावलिन को एकदम क्रिपी सा पेश बनाकर दिखाया जाता है, जहाँ पर बोलती है कि तुम लोग ऐसे बोल रहे हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और तुम मुझे उस नाम से बुला सकते हो या फिर किसी भी नाम से। अब हमें दिखाया जाता है कि वो एक बंदा कार में बैठ जाता है और कार का गेट बंद करने वाला होता है, लेकिन सावलिन अपना ब्लेड उसमें रोक देती है और बोलती है कि बैग जोंग चिनवंग से। और वेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वेंग एक बिल्डिंग की छत पर होता है और बोलता है कि हमें 10 साल लगे हैं। हम जैसे आउटसाइडर ने सियोल में सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और हमने साउथ वेस्ट इलाके पर भी कंट्रोल कर रखा है। अब हमें दिखाया जाता है कि उस बिल्डिंग में बहुत सारी लाशें पड़ी होती हैं और ये वेंग बोलता है कि हमने चुनवंग के लिए बहुत ज़्यादा खून, आंसू और पसीना बहाया है, तब जाके हम इतने दूर आए हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि वो जिससे बात कर रहा होता है वो बुढ़ा आदमी होता है। अब वेंग बोलता है कि लेकिन तुमने यहाँ पर क्या किया है बुढ़े आदमी। अब वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि रुको 1 मिनट वेंग, पहले मेरी बात सुनो। चिनवंग अब डिस्ट्रॉय होने वाला है। अब वेंग बोलता है कि तुम अपने पहले बकवास को बंद करो। अब वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि तुम्हें पता है ना, कोरियन गवर्नमेंट ने हमारे बिजनेस के बीच में टांग लगाना शुरू कर दिया है। अब वो बुढ़ा आदमी बोलता है कि वो एक प्रोजेक्ट वनसाइक का है। इस प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट सारे काले बिजनेस को कंट्रोल और उन्हें कैसे बांटना है वो इस प्रोजेक्ट में है। ये दुनिया बदलने लगी है। अब सारी काले ऑर्गेनाइजेशन बर्बाद होने वाली है और चिनवंग भी उनमें से एक है। अब बिना जनरल असेंबली के अब बाकी की ऑर्गेनाइजेशन चिनवंग को कैसे निकले ये सोच रहे हैं। अब वो दादी अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि पहले की तरह हम अपने फोर्स को ज्वाइन कर लें। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग उसका हाथ पकड़ देता है। तब बुढ़ा आदमी बोलता है कि सियोल में सारी ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और चिनवंग भी उनमें से एक है। अब वेंग उसका हाथ पकड़ देता है और बोलता है कि सियोल में सारी ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगी और उनमें से चिनवंग भी एक है। अब वो आदमी बोलता है कि हाँ सही बात है, हमें बस इतना ही करना है। लेकिन वो बुढ़ा आदमी आगे बोल पाए तब तक वेंग उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है और बोलता है कि तुम इतनी घटिया बात को कैसे सोच सकते हो। अब वो बुढ़ा आदमी चिल्लाने लगता है और कहता है कि मेरे हाथ को छोड़ दो मिस्टर वेंग। अब वेंग बोलता है कि मुझे याद है कि तुमने कुछ सालों पहले कहा था कि ये एक छोटी बच्ची का ऑर्गेनाइजेशन है और तुम्हें पता ना, मैंने कहा था कि मैं चिनवंग को कभी भी नीचे गिरने नहीं दूंगा। अब सीन कट होता है और हमें सावलिन को दिखाया जाता है जहाँ पर वेंग उसके बारे में बताता हुआ बोलता है कि चिनवंग के पास एक सबसे अच्छा फ्लावर है जो रात को खिलता है और सबसे ज़्यादा जहरीला भी है, तो तुम बस इससे निकलने की कोशिश करो। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग उसके अंगुलियों पर ब्लेड रख देता है और बोलता है कि तुम बस इंतज़ार करो सिर्फ जहर का। अब हमें दिखाया जाता है कि वह बुढ़ा आदमी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वेंग उसके हाथ की अंगुलियों को काट देता है। अब वेंग को दिखाया जाता है जहाँ वेंग बोलता है कि ये मेरा चिनवंग है। अब सीन कट होता है और 1 वीक के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बंदे एज का खड़े होते हैं। वहाँ पर सियोन भी होता है और बोलता है कि बॉडीगार्ड, क्या मैं गलत हूँ या फिर और कुछ। मैंने सोचा कि हमने चिनवंग की हेल्प की, लेकिन इन बंदों को देखकर लगता है कि ये हमें कब भी मार सकते हैं। क्या हमारे से कुछ भूल हो गई। अब हमें दिखाया जाता है कि चिनवंग ऑर्गेनाइजेशन के बंदे चाकू लेकर उनके सामने खड़े होते हैं। अब बॉडीगार्ड बोलता है कि उनके बॉस के ऊपर हमला हुआ था और उन्हीं के बंदे धोखेबाज निकले। अब बस उन्हें एक डिसीजन बनाना है, चाहे वे फ्रेंड्स बने या फिर एनिमी। अब हमें दिखाया जाता है कि वेंग और यसु बात कर रहे होते हैं जहाँ वेंग बोलता है कि मुझे माफ़ करना, हमारे बॉस यहाँ पर आना चाहते थे इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ पर्सनल रीजन के कारण वो नहीं आ पाई और मैं उनकी जगह यहाँ पर आया। तब यसु बोलता है कि कम बिजी रहने वाला करेंसी एक्सचेंज ऑफिस का ओनर यहाँ पर आया है, क्या तुम मेरे से मजाक कर रहे हो या फिर मैं कहूँ कि तुम्हारे हाथों में सभी पावर है। ये बात सही है सर। अब वेंग अपना चश्मा निकाल कर बोलता है कि अगर तुम इस तरह से सोचते हो तो हमें बातचीत करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ। अब वेंग बोलता है कि टेसन, क्या तुम हमारे साथ हाथ मिलाना चाहते हो। सु बोलता है कि क्या। तब वेंग बोलता है कि हमें ऑलरेडी पता है कि वन साइक प्रोजेक्ट के बारे में और उनके बीच जो भी इवेंट हुआ है, और इन दिनों तुम्हें एक एलाई की ज़रूरत है। हम चिनवंग आपका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है। अब यसु बोलता है कि हम इसके बारे में मैं डिसाइड नहीं कर सकता, टेसन अब एले के अंडर के काम करता है। अब वेंग बोलता है कि हमने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है, चलो हम अब पपेट को दूर रखते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। अब यसु अपना सिगरेट निकालते बोलता है कि पपेट, तो तुझे पता है
लेकिन मुझे कुछ देर से एक बात खटखटा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिनवंग चाहता है कि हम उसके अंडर काम करें। अब वेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बाजुओं को पलट कर बोलता है कि यंग मैन, तुम्हें अपने आप को नैरो माइंडेड नहीं रखना चाहिए। तुम देख ही सकते हो कि जिनवंग जितना ज़्यादा दिखता है उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब सीन कट होता है और बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सियोन और बॉडीगार्ड होते हैं। सियोन बोलते हैं कि बारिश हो रही है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर शाओलिन आ जाती है और वो खून से लथपथ होती है। अब वहाँ पर उनका एक मेंबर आता है और बोलता है कि आप यहाँ पर आ गए मैम। अब शाओलिन बोलती है कि मिस्टर वेंग कहाँ पर है, क्या वो अंदर है? तब एक दूसरा मेंबर बोलता है कि हाँ, वो टेसन के बॉस के साथ है। अब शाओलिन के सामने बॉडीगार्ड आता है और बोलता है कि एक्सक्यूज मी मैम, हमारा बॉस आपके बॉस के साथ बातचीत कर रहे हैं तो उनके बीच कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब शाओलिन अपना ब्लेड निकालती है और बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरे रास्ते से हटो। कैसे एक्ट कर सकते हो जैसे कि तुम्हारा घर हो। अब बॉडीगार्ड बोलता है कि जिनवंग, हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ खड़े हैं। अब शाओलिन बोलता है कि कैसा पेशेंस, तुम यहाँ पर ऐसे एक्टिंग कर रहे हो जैसे कि तुम्हारा घर हो। अब बॉडीगार्ड अपना जैकेट निकाल कर बोलता है कि तब तो मुझे लगता है कि अपनी छोटी सी फाइट होकर ही रहेगी। लेकिन बीच में सियोन बोलता है कि चलो इसको जाने दो, वैसे भी ये क्या कर सकती है, ये सिर्फ चिल्लाती है और गुस्सा दिखाने लगती है बस। अब शाओलिन उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है, सियोन के शोल्डर के ऊपर ब्लेड रख देती है। अब शाओलिन बोलते हैं कि तुम ऐसे बातें करोगे तुम्हारे हाथ को काट दूंगी। अब सियोन बोलता है कि मेरे हाथ को, क्या इसी हाथ को? अब हमें दिखाया जाता है कि उस हाथ से वो नाइफ पकड़कर शाओलिन के पेट के ऊपर रख रखा था। अब शाओलिन बोलते हैं कि चलो तुम मुझे स्टेप करो और मैं तुम्हारे हेड को काट दूंगी। अब सियोन बोलता है कि ओ माय गॉड, मैं तो डर गया, मैं तुझे ऑलमोस्ट स्टेप करने वाला ही था। अब वहाँ पर वेंग और यसु आ जाते हैं और वहाँ पर वेंग बोलता है कि सुरान। अब वहाँ पर वेंग बोलता है कि शाओलिन तुम क्या कर रहे हो? अब शाओलिन सियोन को बोलते हैं कि मैं तुझे बाद में देख लूँगी। अब सियोन बोलता है कि वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं तुझे बाद में देख लूँगी, क्या वो मुझे फ्लर्ट कर रही है? अब वेंग शाओलिन पूछते हैं कि क्या हुआ? तब शाओलिन बोलते हैं कि मैं आपको अभी नहीं बता सकती। अब हमें दिखाया जाता है कि यसु वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि चलो गाइज, और जिनवंग लोगों को बोलता है कि फिर मेरे पास रोते हुए मत आना। अब वेंग शाओलिन से पूछता है कि चलो अब बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई? अब शाओलिन बोलते हैं कि चाय युवा गायब है। अब वेंग सीरियस होकर बोलता है कि मिस चाय युवा गायब है। अब सीन कट होता है और यसु की कार को दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बोलता है कि बॉस क्या ये सब कुछ सही है? अब हमें दिखाया जाता है कि मिस चाय युवा यसु के साथ होती है और सियोन बोलता है कि क्या पॉइंट है उनकी हेल्प करके जबकि वो हमें ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। तब यसु बोलता है कि काम डाउन, हम अभी भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। जैसा कि हमने सोचा था कि जिनवंग के पीछे वेंग का आता है। जिनवंग सियोन पर कंट्रोल करना चाहता है और वो अपनी कठपुतली चाय युवा को बनाकर रखा है। अब सियोन बोलता है कि तब तो ये सच में एक कठपुतली है। ये सुनकर चाय युवा सेट हो जाती है। तब सियोन बोलता है कि लेकिन ऐसी बातें इसके सामने करना ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा। अब वहाँ पर लिम बोलता है कि अभी तुमने तो इसको पपेट बना है। अब सियोन बोलता है कि तुम अभी मेरे सामने बोल रहे हो, लगता है कि अभी तुम इन दिनों बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, लेकिन फिर भी तुमने अच्छा काम किया। अब हमें वापस से मिस चायुआ को दिखाया जाता है जहाँ पर लिम आकर उसे वापस से निकाल देता है। अब मिस चायुआ यसु से पूछता है कि डायरेक्टर भैया आपको क्यों लगा था कि मैं आपको ज्वाइन करूँगी? अब यसु बोलता है कि ऐसी एक गट फीलिंग थी, मुझे लगा कि एक ऐसा बंदा कैसे अपनी ज़िंदगी जी सकता है जो दूसरे के आत्मा में हो, लेकिन फिर भी आपका वेलकम है। अब हमें दिखाया जाता है कि लिम अपना बिस्कुट का एक टुकड़ा मिस चायुआ को देता है और दूसरा खाने लगता है, लेकिन खाने से पहले यसु ले लेता है और यसु बोलता है कि आप टेसन के पास कभी भी आ सकते हैं, हम आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे। अब सीन कट होता है और हमें वापस से जिनवंग का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बोलता है कि मिस्टर वेंग मुझे माफ़ कर देना, ये इतना जल्दी हुआ है कि मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन हमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। अब वेंग बोलता है कि क्योंकि वे चाहते थे कि हमें कोई भी लॉस ना हो। अब वेंग ज़मीन से बिस्कुट का टुकड़ा पकड़ता है और सोचने लगता है कि ये तो टेसन के साथ आया बंदा लिम का है। अब हमें वेंग को गुस्से में दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि टेसन इससे कुछ थिंग बदल गई हैं। ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना।